नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरे हाथ में ये जो किताब है इससे आप भली भांति परिचित होंगे। किरण पब्लिकेशन की किताब कहा जाता है इसे। और ये है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का क्वेश्चंस पेपर का कलेक्शन। इंग्लिश लैंग्वेज की किताब मैंने हाथ में ली हुई है, मतलब मेरे हाथ में किरण पब्लिकेशन की इंग्लिश लैंग्वेज के प्रीवियस ईयर का कलेक्शन है। और इसी प्रीवियस ईयर के कलेक्शन में पिछले 1-1.5 महीने से हम कॉमन एरर्स को कर भी रहे हैं। लगभग 30-31 वीडियोस हम उस पर कर चुके हैं। यही सब करते वक्त जो है कुछ स्टूडेंट्स की मेरे पास रिक्वेस्ट आई, डिमांड आई कि सर सेंटेंस इंप्रूवमेंट का एक सेशन भी हमें चाहिए। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम इसी किताब के सेंटेंस इंप्रूवमेंट यानी कि एसएससी में आए हुए अभी तक के सभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का एनालिसिस करने वाले हैं, उनको सोल्व करने वाले हैं हमारे अपने तरीके से। देखिए, जो स्टूडेंट सेंटेंस इंप्रूवमेंट में प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में इंग्लिश ग्रामर का एक्सटेंशन या इम्प्लीमेंटेशन ही होते हैं। बट इनको करने का, इनको अटेम्प्ट करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। थोड़ा सा जो है हमें कई बार ऑप्शंस की हेल्प भी लेनी पड़ती है। और ऑप्शंस की हेल्प ना भी लें तो कई बार हमारे सामने सिचुएशन ऐसी आएगी कि हमारे पास सही सेंटेंस लिखा होगा, सही सेंटेंस में भी हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत महसूस होगी, तो हमें उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। कई बार ऐसा आता है कि दो गलत ऑप्शंस में से हम किसी एक गलत को चुनेंगे। देखिए, एक सही और एक गलत में से सही कहना या गलत कहना आसान हो जाता है, लेकिन दो गलत में से एक गलत को चुनना या दो सही में से एक सही को चुनना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है। तो ये कहा जा सकता है कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो होते हैं वो आपकी ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपकी जो बेसिक सेंस है, जो कॉमन सेंस है कि आपके पास जो कॉन्सेप्ट है, जो आप अंडरस्टैंड करते हैं, ये जो आपके दिमाग में है, आप उसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन जानने के लिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो है दिए जाते हैं एग्जाम्स में, कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, आप उनका इस्तेमाल कैसे करेंगे। ठीक है, कई बार जो है आपको फंसाने की सिचुएशन में आपको ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट दिए जाते हैं कि दो सही लिख दिए, दो गलत लिख दिए। तो क्या हमारा सिनेरियो होना चाहिए, क्या सिचुएशन होनी चाहिए, किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए, सारी बातें मैं बीच बीच में बताऊंगा कि इस तरह के सेंटेंसेस अगर आपके सामने आ जाए, इस तरह के ऑप्शन अगर आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना है, कौन सा वाला प्रीफर करना है, कौन सा वाला प्रीफर नहीं करेंगे। कई बार ग्रामर की दो स्ट्रक्चर आपके सामने लिखी होती हैं और दोनों ही सही होती है, लेकिन प्रीफरेंस क्या होनी चाहिए हमारी, या हम किसे प्रीफर करेंगे, इन सब पर यहाँ पर बात होने वाली है। ये आपके सामने किरण पब्लिकेशन से लिया हुआ लिखा है पहला सेंटेंस इंप्रूवमेंट। हम देखिए जो है किरण पब्लिकेशन का 2023 एडिशन फॉलो कर रहे हैं। अगर आपके पास नया वाला या उससे पुराने एडिशन है तो सीक्वेंस को आप अपने हिसाब से मैच कर लीजिए। फिलहाल ऐसे ये जो है इस पर देखिए किरण पब्लिकेशन टिल 2022 लिखा है और नीचे लिखा है 16,500। इसी किताब से ये जो है छपवाए गए हैं, वो स्लाइड्स बनवाई गई हैं। तो आप जो है इसके हिसाब से ये पहला है, आपके हिसाब से ही पहला ही होगा, लेकिन मुझे एक्चुअली में पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया दूसरे एडिशन पर। मेरे पास तो जो सामने छप के आ जाता है वो मैं कर देता हूँ। ये आपके सामने पहले लिखा हुआ है। देखिए, ये लिखा हुआ है सेंटेंस जिसमें पूछा गया है कि इम्प्रूवमेंट होना है नहीं होना है। अगर होना है तो इन तीनों में से कौन सा होना है, नहीं होना है तो नहीं होने पे, नो इम्प्रूवमेंट पे टिक कीजिए। अब देखो, कोई भी इम्प्रूवमेंट करने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है जानना कि सेंटेंस में क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और ज़रूरत है तो कहाँ पर है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जो सेंटेंस लिखा गया है इसकी स्ट्रक्चर क्या है। कोई भी सेंटेंस की ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर अगर आप समझ जाते हैं या उसके सिंटैक्स को पकड़ लेते हैं, उसके सिमेंटिक्स को पकड़ लेते हैं, तो सेंटेंस आपने हैंडल कर लिया। तो जरूरी है इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर समझना कि सेंटेंस किस स्ट्रक्चर में लिखा गया है, क्या शब्दों का अरेंजमेंट है, शब्द एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, वो इंडिपेंडेंटली किस फंक्शन में है, और वो दूसरे वर्ड्स पर कैसे डिपेंडेंट करते हैं, और किस मीनिंग को कन्वे किया जा रहा है। तो देखिए, वही करेंगे हम। मैं जो है पिछले 1-1.5 महीने से कॉमन एरर्स के लेक्चर डाल रहा हूँ, कॉमन एरर्स का सॉल्यूशन डाल रहा हूँ। मुझे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। आप अगर उन लेक्चर्स को, उन सेशंस को देख रहे हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो यहाँ पर भी हम उतनी ही डिटेल में जाएंगे, उतनी ही डिटेल में बात करेंगे,
और समझेंगे कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट को करना कैसे है, या घर पर जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इनको प्रिपेयर कैसे करना है, इनको तैयार कैसे करना है। देखिए आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है, पहले उस वर्ड को देखेंगे, पहले उस वर्ड का फंक्शन उस पर एनालिसिस करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। देखिए जो मैन है ये एक नाउन है और ये हो गया एक आर्टिकल। आपको सबको पता है कि ये जो द मैन लिखा हुआ है एक नाउन फ्रेज है। अब अगर ये नाउन फ्रेज है तो सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की भूमिका में होगा। कॉम्प्लीमेंट हो नहीं सकता क्योंकि इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन नहीं लिखी। देखिए इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है, तो 2-4-5 मिनट लगेंगे, इसको समझ लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट तो ये हो नहीं सकता क्योंकि कॉम्प्लीमेंट होते हैं लिंकिंग वर्ब के साथ लिखे हुए और लिंकिंग वर्ब इससे पहले कोई लिखी हुई है नहीं, तो कॉम्प्लीमेंट इसको कंसीडर किया नहीं जा सकता। ऑब्जेक्ट भी ये नहीं हो सकता क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट लेती है, तो इट मीन्स इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन लगी हुई होनी चाहिए थी, नहीं लगी, तो इसका मतलब अब ये सब्जेक्ट ही कंसीडर करना पड़ेगा। अब ये जो नाउन फ्रेज है ये सब्जेक्ट लिखी हुई है। अब सब्जेक्ट है तो कहीं ना कहीं सेंटेंस में इसकी वर्ब भी होगी, इसका प्रेडिकेट भी होगा, चलो वो अभी देखेंगे। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है होम। होम के बारे में मैं 5 मिनट यहाँ पर रुककर आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये जो होम लिखा हुआ है इसका हमें जो हम ये इसका सॉल्यूशन देंगे या इस सेंटेंस में जो इम्प्रूवमेंट है उसमें होम की काफ़ी अच्छी भूमिका है। तो होम पर ज़रा रुक कर बात कर लेते हैं। देखिए जो होम है ना, ठीक से लिख देता हूँ मैं, आज पहला दिन है हमारे इस सेशन का। होम जो है एक प्रोनाउन है और ये लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव केस में। देखिए जो प्रोनाउन होते हैं ना इनके केस होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और डिटर्मिनर और पजेसिव प्रोनाउन, इनके केस होते हैं। अब ये जो होम है ये ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है और ये हु लिखा हुआ है सब्जेक्टिव केस में। हु भी एक प्रोनाउन ही है, तो हु लिखा हुआ है सब्जेक्टिव केस में। तो ये एक ही पर्सन है, ये पर्सनल प्रोनाउन है हु और हुम, या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं इनको, लेकिन पर्सनल के सेंस में है, इंटेरोगेशन करने के लिए यूज होते हैं तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कह दिए जाते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये सब्जेक्टिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है। अब देखो अगर आप इनका यूज करने की कोशिश करो तो कैसे लिखते हो, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, हु आर अब्यूजिंग यू। आप बता सकते हैं कि हु यहां पर क्या है, प्रोनाउन तो है, लेकिन प्रोनाउन होगा तो या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा या फिर कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। अब्यूजिंग हो गई मेन वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म में, चूंकि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब थी तो उसका ऑब्जेक्ट हो गया ये यू। तो यहाँ पर ये तो सब्जेक्ट ही कंसीडर करना पड़ेगा भाई, लिंकिंग वर्ब तो है नहीं जो कॉम्प्लीमेंट मान लोगे, और ट्रांजिटिव वर्ब ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया तो अब तो हु को सब्जेक्ट ही कंसीडर करना पड़ेगा। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है और इंटेरोगेशन के लिए यूज हुआ है, तो इसीलिए इनको कहा जाता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। देखो टाइम टेकिंग रहेगी थोड़ी सी अप्रोच, लेकिन ये मेरा दावा है, ये मेरी गारंटी है कि एक बार अगर आप इन चीजों को सीख गए, समझ गए, तो फिर आपको इनमें जो है कभी दिक्कत आने वाली है नहीं। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। मैंने लिखा यहां पर हु आर यू अब्यूजिंग। ठीक है, अब देखो ये लगी है यहां पर हेल्पिंग वर्ब और यू लिखा है सब्जेक्ट और अब्यूजिंग लिखी है यहां पर मेन वर्ब। अब मेन वर्ब लिखी है यहां पर तो ये तो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा होना चाहिए था। यहां पर तो यू को सब्जेक्ट बना दिया हमने, वर्ब से पहले लिखा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में लिखा है, इंटेरोगेटिव की स्ट्रक्चर है। तो अगर अब्यूजिंग ट्रांजिटिव वर्ब है उसको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट है कहां वो, एक्चुअली में वो ऑब्जेक्ट है ये हु। ये हु वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब चूंकि इंटेरोगेटिव की स्ट्रक्चर है तो WH वर्ड से स्टार्ट होना तो सेंटेंस इसलिए लिखा पहले है, तो हु ना लिख के फिर यहां पर हुम लिखो ना, ऑब्जेक्टिव केस में लिखो।
तो इस तरह से ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है यूज हो जाते हैं, इंटेरोगेशन करने के लिए ही पूछे जाते हैं। ये हु की जगह क्या हो जाना चाहिए था, हुम हो जाना चाहिए। तो हुम को लगाते हैं ऑब्जेक्टिव सिचुएशन में, हु को लगाते हैं हम सब्जेक्टिव सिचुएशन में। ये तब जब हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनके साथ दिक्कत ये है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन भी हो जाते हैं। दिक्कत नहीं कहना चाहूंगा मैं, इनका एक फंक्शन ये भी है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन भी हो जाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन लिखे जाते हैं अपने एंटीसीडेंट को रिलेट करने के लिए। रिलेटिव प्रोनाउन लिखे जाते हैं रिलेट करने के लिए, इसीलिए उनको रिलेटिव बोला जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन लिखे जाते हैं रिलेट करने के लिए अपने एंटीसीडेंट को। किससे? जिस क्लोज को ये शुरू कर रहे होते हैं, जिस क्लोज को ये जोड़ रहे होते हैं। देखो सेंटेंस से मैं आपको समझा देता हूं। ये जो हुम है इंटेरोगेट करने के लिए तो लगाया नहीं गया है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं दिख रहा, कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, कोई इंटेरोगेशन सेंटेंस की स्ट्रक्चर में है नहीं, ना मीनिंग से ना स्ट्रक्चर से। ये हुम लगाया गया है एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, और ये लगाया गया है रिलेट करने के लिए अपने एंटीसीडेंट द मैन को इस वाली क्लोज में। ये जो इससे जुड़ के जो क्लोज बनी है, या ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है, या फिर ये जो रिलेटिव क्लोज लिखी गई है, इसको बोला जाता है रिलेटिव क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज भी बोल दिया जाता है, डिपेंडेंट क्लोज भी बोल दिया जाता है। ठीक है, कोई और होशियार हो तो बोल देगा होम क्लोज है। ये सब इसकी आइडेंटिटी है। सबऑर्डिनेट क्लोज इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग फंक्शन में होती है मेन क्लोज की रेस्पेक्ट में। रिलेटिव क्लोज इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़कर बनी है। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है रिलेट कर देता है अपने एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मतलब पूर्वगामी, पहले लिखे हुए वर्ड को या फ्रेज को इस रिलेटिव क्लोज में, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लोज में। और कैसे रिलेट करता है? इस क्लोज का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाकर। होम ने द मैन के मीनिंग को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना दिया इसका। अब देखो ये ऐसा करता क्यों है, कैसे करता है ये? जैसे मैंने लिखा आई नो द मैन, फिर यहां पर लिखा द मैन अटैक्ड मी। अब देखो ये यहां पर नोट कर देता हूं मैं। अब देखो ये जो वर्ब लिखी है आपके सामने, यहां पर न्यू कर देता हूं मैं। यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, तो न्यू कर देता हूं, यहां भी सेकंड फॉर्म लगा देता हूं, सेम टेंस रखते हैं। यहां पर ये जो वर्ब लगी है आपके सामने न्यू, ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब ये देखिए ये इसका सब्जेक्ट है, द मैन इस वाली वर्ब का सब्जेक्ट है और इस वाली का ऑब्जेक्ट हो रहा है। अगर हम दोनों सेंटेंस को एक साथ लिखना चाहे तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि आई न्यू द मैन। अभी देखिए मैन इस न्यू का ऑब्जेक्ट है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और इसका ऑब्जेक्ट है द मैन। अब द मैन ही इस अटैक का सब्जेक्ट है, अटैक्ड मी। एक्चुअली में जो नाउन फ्रेज उस न्यू का ऑब्जेक्ट है वो अब इसका सब्जेक्ट तो बन ही नहीं पाएगी, वो तो अब उसका ऑब्जेक्ट हो गई। तो क्या उसको दोबारा लिखना पड़ेगा? नहीं भाई, नाउन को दोबारा ना लिखना पड़े इसीलिए तो हम प्रोनाउन लगाते हैं। और प्रोनाउन कौन सा वाला लगाएं? क्या हम इसके लिए ही लगाएं? अगर हम इसके लिए ही लगाते हैं तो भी हमें एक कंजंक्शन की जरूरत तो पड़ेगी। आई नो द मैन ही अटैक्ड मी, तो भी हमें यहां पर कंजंक्शन की जरूरत तो पड़ेगी। और कैसे पता चलेगा कि ये जो ही है ये इसी मैन के लिए लगाया गया है? ठीक है, हमने उस थर्ड पर्सन के लिए लगाया है, ही लगाया, सही है, लेकिन फिर भी एक कंजंक्शन की तो जरूरत पड़ेगी। तो इस कंजंक्शन को और ही के मीनिंग को या इसकी जरूरत को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया? एक रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया, यहाँ पर हु लगा दिया यहाँ पर। अब हमने हु क्यों लगाया? क्योंकि हमें पता है कि ये जो हु रिलेटिव प्रोनाउन है ये कंजंक्शन के फंक्शन में भी आ जाएगा, कंजंक्शन की तरह काम भी कर जाएगा, और ये अपने से पहले लिखे हुए नाउन फ्रेज के मीनिंग को भी ले लेगा। अब इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो हो गया ये रिलेटिव प्रोनाउन हु। हु इस अटैक का सब्जेक्ट बन गया और मीनिंग कन्वे कर रहा है द मैन को।
और कंजंक्शन भी बन गया, इसलिए इसको कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करता है। इस तरह ये जरूरत होती है रिलेटिव प्रोनाउन की। सिंपल सेंटेंस से मैंने आपको समझा दिया। फिलहाल आप इतना समझिए कि यहाँ पर ये जो whom है ये इंटेरोगेट करने के लिए तो लिखा नहीं गया है, ये लिखा गया है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, यानी कि ये whom रिलेटिव प्रोनाउन की तरह लिखा गया है और ये लिखा गया है द मैन के मीनिंग को या द मैन को रिलेट करने के लिए इस सबऑर्डिनेट क्लोज से। आगे बढ़ लेते हैं। देखिए आई लिखा हुआ है आपके सामने प्रोनाउन, जो कि सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। कॉम्प्लीमेंट होने के लिए इससे पहले लिंकिंग वर्ब होनी चाहिए थी, नहीं लिखी। ऑब्जेक्ट होने के लिए इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन होनी चाहिए थी, नहीं लिखी, तो इसको सब्जेक्ट ही मानना पड़ेगा। अब आपके सामने जो वर्ब आ रही है ना, थॉट, थिंक की सेकंड फॉर्म है। अब सेंटेंस में कुछ भी बताने से पहले जरा मैं थिंक के बारे में कुछ बताना चाहूंगा, क्योंकि ये ऐसी वर्ब है जो आपके सामने कम से कम जब तक आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं 200-250 बार और आएगी। ये बार बार आपके सामने आने वाली वर्ब है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है और इसके फंक्शन भी इतने हैं कि इसके बारे में हमें जो है खुलकर 5-10 मिनट बात करनी चाहिए। और ये सही कह रहा हूं मैं, जब तक आप मॉक टेस्ट देंगे, जितने आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे, ये आपके सामने कम से कम 200-300 बार आएगी, देख लेना आप तुम। ठीक है, थिंक। अभी देखो थिंक है, ये इसके मीनिंग कई हैं, जो मेन मीनिंग है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेवेंट हैं या जो आ चुके हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जिनके यूसेज या जो आने की संभावना है, उन पर ज्यादा बात करूंगा। तो इसका एक मीनिंग है थिंक का, टू हैव सम ओपिनियन और आइडिया अबाउट समथिंग। देखो, टू हैव सम ओपिनियन और आइडिया अबाउट समथिंग, ये जो इस मीनिंग में थिंक जो वर्ब है ना, ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इंट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकती है इस मीनिंग में थिंक वर्ब। और एक चीज और बता दूं मैं यहां पर, ये एक मेंटल स्टेट को रिफर करती है, मेंटल स्टेट को रिफर करती है। मेंटल स्टेट को रिफर करने का मतलब है ये एक स्टेटिव वर्ब है। देखो, मेंटल स्टेट को रिफर करने वाली वर्ब या स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो किसी एक्टिविटी को ना दिखा के एक स्टेट को, एक अवस्था को रिप्रेजेंट करती है। टू हैव सम ओपिनियन, या तो आपके पास वो ओपिनियन है या नहीं है, ओपिनियन रख रहा हूं जैसा वाला सिचुएशन नहीं होता। तो स्टेटिव वर्ब वो वर्ब कही जाती है जो कि कंटिन्यूअस में नहीं आ सकती, जिनको गोइंग ऑन नहीं दिखाया जा सकता। अभी मैं ये एग्जांपल से क्लियर करूंगा। फिलहाल आप अगर इस थिंक वर्ब को इस मीनिंग के साथ यूज करना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं व्हाट डू यू थिंक, लिख सकते हैं आप। क्या आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, व्हाट आर यू थिंकिंग? इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए आप व्हाट आर यू थिंकिंग नहीं लिख सकते। व्हाट आर यू थिंकिंग ग्रामेटिकली सही है, लेकिन वो इस मीनिंग को कन्वे नहीं कर रहा, वो किसी और मीनिंग को कन्वे कर रहा है। जिस मीनिंग को कन्वे कर रहा है मैं अभी बताऊंगा, जहां पर वर्ब थिंक कंटिन्यूअस स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकती है, कंटिन्यूअस स्टेट में वर्ब के आईएनजी फॉर्म में आ सकती है। देखिए, मैं कह रहा हूं आपसे ये एक स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब यानी कि स्टेट को बताती है, एक मानसिक अवस्था को बताती है, या तो आप उस अवस्था में है या नहीं है। जैसे आपके सामने एक वर्ब आती है लाइक, आपने देखा होगा आई लाइक यू होता है, हर जगह आपने आई लाइक यू सुना होगा या बोला होगा। आई एम लाइकिंग यू आपने कहीं नहीं सुना होगा, कहीं पर भी ना लिखा हुआ पढ़ा होगा, ना आपने बोला होगा, ना सुना होगा, ना किसी मूवी में, ना किसी सॉन्ग में। क्यों? क्योंकि जो लाइक है ना, ये भी एक मेंटल स्टेट को रिफर करने वाली वर्ब है। मेंटल स्टेट को रिफर करने वाली वर्ब जो होती है वो स्टेटिव नेचर की होती है। स्टेटिव नेचर की वर्ब जो अवस्था को बताती है, या तो वो स्टेट है या नहीं है, या तो आप लाइक करते हो या नहीं करते हो। ये एक्चुअली में टाइम टेकिंग नहीं होती। कंटिन्यूअस स्टेट में आप उन्हीं वर्ब को दिखा सकते हैं जो टाइम टेकिंग हो। 2 मिनट के आप इस एग्जाम्पल से समझिए। कंटिन्यूअस स्टेट का मतलब क्या है? किसी पॉइंट पर गोइंग ऑन, मान लो ये आपकी
आपकी टाइमलाइन है। आप किसी वर्ब को अगर कंटिन्यूअस स्टेट के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं, कंटिन्यूअस का मतलब गोइंग ऑन, मतलब किसी पॉइंट पर गोइंग ऑन है। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर आपकी वो वर्ब गोइंग ऑन है जिसको आपने कंटिन्यूअस स्टेट में दिखाया। अब गोइंग ऑन इस पॉइंट पर है, लेकिन क्या वो यहां स्टार्ट हुई होगी? नहीं, स्टार्ट तो यहां कहीं हुई होगी, पहले कहीं स्टार्ट हुई होगी, चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है, और इस पॉइंट पर हमने उसको गोइंग ऑन दिखा दिया। क्या वो यहां रुकेगी? नहीं, यहां रुक जाती तो फिर तो कंप्लीशन में दिखाते। यहां नहीं रुकेगी, चलती रहेगी, हो सकता है यहां कहीं बाद में रुक जाए। तो अब आप अगर किसी वर्ब को कंटिन्यूअस स्टेट में कंटिन्यूअस फॉर्म के साथ दिखा रहे हैं, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म में दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इसको कंटिन्यूअस दिखाना चाहते हैं, तो कंटिन्यूटी का मतलब गोइंग ऑन तो है वो किसी पॉइंट पर, लेकिन वो एक्शन चल तो पहले से रहा होगा और वहां रुकेगा भी नहीं, कहीं बाद तक चलेगा। तो कंटिन्यूअस स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाली वर्ब, या जिसे आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहते हैं, जिसे कहते हैं कि जारी रहना दिखा रही है, गोइंग ऑननेस को दिखा रही है, तो गोइंग ऑननेस को दिखाने वाली वर्ब एक टाइम टेकिंग वर्ब होती है, एक ड्यूरेशन के लिए वैलिड होती है। वो केवल उस पॉइंट पर गोइंग ऑन थी, वो बात सही है, लेकिन वो स्टार्ट तो पहले कहीं हुई होगी और उसे कहीं खत्म भी होना होगा। तो किसी लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए वैलिड होने वाली वर्ब है, यानी कि वो एक्शन ऐसा होता है जो किसी एक पॉइंट पर स्टार्ट होता है, चल रहा होता है चल रहा होता है चल रहा होता है, उसे किसी दूसरे पॉइंट पर खत्म होना होता है। हम यहां से यहां तक के बीच में किसी भी पॉइंट पर उसको गोइंग ऑन दिखा सकते हैं। हमने यहां उसको ऑब्जर्व किया और यहां उसको गोइंग ऑन दिखा दिया, यहां का टाइम दे दिया और यहां गोइंग ऑन दिखा दिया। किसी और भाई ने उसको ऑब्जर्व किया, उसने यहां पर ऑब्जर्व किया और यहां पर उसको गोइंग ऑन दिखा दिया, लेकिन उसको इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में ही गोइंग ऑन दिखाया जा सकता है किसी भी पॉइंट पर। लेकिन वो एक ऐसी वर्ब होती है जो गोइंग ऑन रह सकती है। कोई भी वर्ब गोइंग ऑन तभी रह सकती है जब वो किसी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए वैलिड हो। ठीक है, एक यानी कि उसके होने या ना होने या करने में, वर्ब के होने में या करने में अगर टाइम लग सकता हो, टाइम टेकिंग नेचर की वर्ब हो, तो टाइम टेकिंग नेचर की वर्ब को ही कंटिन्यूअस स्टेट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब ये जो लाइक है तो टाइम टेकिंग है ही नहीं, या तो आप लाइक करते हो या नहीं करते हो, तो अवस्था को बता रही है। टाइम टेकिंग वर्ब नहीं है, ये टाइम टेकिंग वर्ब नहीं है तो कंटिन्यूअस स्टेट में नहीं आ सकती। आप ऐसे लिख सकते हो क्या, आई हैव अ कार लिख सकते हो। आई हैव ए कार का मतलब क्या है, आई ओन ए कार। लेकिन आप ऐसे लिख सकते हो कि आई एम हैविंग ए कार, नहीं लिख सकते, क्योंकि टाइम टेकिंग नेचर की एक्टिविटी नहीं है, तो इसीलिए इसको कंटिन्यूअस में नहीं बनाया जाता। व्हाट आर यू थिंकिंग सही है, लेकिन इस मीनिंग को कन्वे नहीं करेगा, फिर वो किसी दूसरे मीनिंग को कन्वे करेगा। तो ठीक है, व्हाट डू यू थिंक सही हो गया। अगर आपके सामने एक सेंटेंस ऐसे लिखा हो, ये देखिए, थिंक क्या है, इस नीचे वाले सेंटेंस को मैं अभी हटा देता हूं, दोबारा लिखा जाएगा, अभी दोबारा लिख दूंगा। ठीक है, इसी यहीं पर बात कर लेते हैं। देखो मैंने क्या बताया, ये जो थिंक वर्ब है इस मीनिंग में ट्रांजिटिव भी है और इंट्रांजिटिव भी है। यहां पर अगर आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट लिखना भी है, कोई नाउन प्रोनाउन लिखना भी है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी। तो इस मीनिंग में प्रीपोजिशन आ जाती है, इस मीनिंग में प्रीपोजिशन आ जाती है ऑफ, थिंक ऑफ। और ये कहा जाता है कि थिंक ऑफ भी एक फ्रेजल वर्ब हो जाती है और इसका मीनिंग यही होता है जो ऊपर लिखा है आपके सामने, टू हैव सम ओपिनियन और आइडिया अबाउट समथिंग। व्हाट डू यू थिंक ऑफ, मैं लिख देता हूं यहां पर, माई टीचिंग स्किल्स। ठीक है, माई टीचिंग स्किल्स, यानी कि अगर आपको ये मीनिंग कन्वे करना है थिंक का, तो आप थिंक के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं। क्या इसको कंटिन्यूअस में लिखा जा सकता था, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ किया जा सकता था। व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ अगर आपको कहीं भी लिखा हुआ मिल जाए तो एकदम गलत होगा, क्योंकि थिंक ऑफ या थिंक इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगाई जाती है इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए। और अगर थिंक वर्ब इस मीनिंग को कन्वे कर रही है तो वो स्टेटिव नेचर की है, मेंटल स्टेट है, वो कंटिन्यूअस में नहीं आ सकती। इसलिए जहां भी आपको थिंकिंग ऑफ लिखा हुआ मिल जाए वो गलत होगा, उसको काटकर आप इंडेफिनिट स्टेट में या किसी और स्टेट में ले जाइए। फिलहाल थिंकिंग ऑफ कंटिन्यूअस स्टेट में थिंक वर्ब नहीं आ सकती ऑफ प्रीपोजिशन के साथ। देखो ये तो हो गया इसका इंट्रांजिटिव फंक्शन। ट्रांजिटिव पर भी लिखवा देता हूं। ट्रांजिटिव की अगर बात करें
तो ट्रांजिटिव में जैसे मैंने लिखा आई थिंक डैट वी शुड मीट वंस। ठीक है, अब देखो थिंक यहां पर क्या है, थिंक यहां पर मेन वर्ब है, वो बात सही है, लेकिन ये यहां पर ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो अभी तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आ पा रहा है, ऑब्जेक्ट मतलब वो नाउन आ पा रहा है, और नाउन है क्या यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है क्या, ये पूरी की पूरी क्लोज यही तो ऑब्जेक्ट हो रही है। भाई थिंक के बाद अगर व्हाट लगाकर देखोगे तो व्हाट का रिप्लाई ये पूरी की पूरी क्लोज ही तो है। इट मीन्स ये पूरी की पूरी क्लोज इस व्हाट का रिप्लाई है, मतलब ऑब्जेक्ट हो रही है थिंक का। तो अगर ये ऑब्जेक्ट हो रही है तो इसको कहा जाना चाहिए नाउन क्लोज। ये हो गया नाउन क्लोज यहां पर। अगर ये नाउन क्लोज हो गया तो देखिए ये जो डैट कंजंक्शन लगा है इस क्लोज को जोड़ने के लिए लगा है, और ऑब्वियसली बिल्कुल सही लगा है। आपके पास दो क्लोज है और डैट कंजंक्शन लगा के आपने दोनों क्लोज इसको जोड़ा हुआ है। डैट वी शुड मीट वंस, यही वो चीज है जो उसने थिंक की थी। अब देखो इसको ना, इस सेंटेंस को यहां पर मैं बता देना जरूरी समझता हूं। इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख दिया जाता है, आई थिंक वी शुड मीट वंस, मतलब डैट कंजंक्शन को हटा दिया जाता है। हालांकि ये प्रीफरेबल है, ये भी सही है। अब देखो ऐसा मेरे हिसाब से अगर आप ग्रामर की स्ट्रिक्ट कॉन्सेप्ट के साथ या ग्रामर की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के साथ स्ट्रिक्ट रहें तो ये फिर ये गलत होना चाहिए। क्योंकि अगर आप दो क्लोजेस को जोड़ रहे हैं, एक क्लोज ये होगी और एक क्लोज ये होगी, अगर आप दो क्लोजेस को जोड़ रहे हैं तो आपके बीच में आपके पास कोई कंजंक्शन होना चाहिए उन दोनों क्लोजेस को जोड़ने के लिए, लेकिन आपने वो कंजंक्शन हटा दिया। एक्चुअली में होता यह है कि जब बड़े राइटर्स इस तरह के स्ट्रक्चर्स को यूज करने लगते हैं तो ग्रामरियंस को ने जस्टिफाई करना पड़ता है। हालांकि ग्रामर की अगर फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देखें तो स्ट्रक्चर में वो जो डैट कंजंक्शन मिसिंग है उसकी वजह से इसको गलत कहा जा सकता है ना। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ये डैट कंजंक्शन हटा दिया जाता है। अगर आप किसी ऑफिशियल कम्युनिकेशन को देखोगे या किसी आप अच्छी किताब को पढ़ोगे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर नजर मारोगे तो वहां पर थिंक के साथ डैट कंजंक्शन आपको लगा हुआ मिलेगा। अगर थिंक के साथ डैट कंजंक्शन यहां पर हटा दिया गया है तो भी वो सही कंसीडर की जाने लगी है, क्योंकि बड़े राइटर्स, बड़े जो लेखक होते हैं, जब वो बड़े न्यूज़पेपर्स या मैगजीन में इस तरह की स्ट्रक्चर छपने लगते हैं तो फिर ग्रामरियंस को ने जस्टिफाई करना पड़ता है। लेकिन आप खुद देख रहे होंगे कि ये गलत स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, लेकिन अब इसको ठीक ही मानना पड़ेगा। लेकिन अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाए तो फिर डैट कंजंक्शन लगा के चलना, क्योंकि इंप्रूवमेंट का मतलब ही है कि जो सही है उसे भी इंप्रूव करो। अब देखो ये थिंक, केवल थिंक अकेली ऐसी वर्ब नहीं है जिसके साथ डैट कंजंक्शन हटा दिया जाता है। बिलीव, होप, इंसिस्ट, से, क्लेम, नो, हियर, फील, ये कुछ ऐसी वर्ब है जिनके साथ डैट कंजंक्शन को हटा दिया जाता है, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। और चूंकि ऐसी स्ट्रक्चर बड़े न्यूज़पेपर मैगजीन्स में जगह बनाने लगी हैं, छपने लगी हैं, बड़े राइटर्स इनको यूज करने लगे हैं, तो ग्रामरियंस को इन्हें जस्टिफाई करना पड़ता है। लेकिन ग्रामर की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देखें तो आपके सामने दो क्लोज लिखी हुई हैं, दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन होना चाहिए था। तो ग्रामर की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देखें या उनके साथ स्ट्रिक्ट रहें तो स्ट्रक्चर गलत लिखा हुआ है, बस एक्सेप्टेबल माना जाने लगा है। और आपके अगर एग्जाम में इस तरह की कोई स्ट्रक्चर लिखी हुई आती है तो यहाँ पर आप गलती कंसीडर ना करें, क्योंकि ये अब एक्सेप्टेबल माना जाने लगा है। फिलहाल आप इतना समझिए कि थिंक यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है ये, और ये भी तो इसका ऑब्जेक्ट ही है। भाई ये जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है ये वही नाउन क्लोज तो है, बट डैट कंजंक्शन को हटा दिया यहाँ पर। ठीक है, इतना डिफरेंस है। बस मैंने ये लिख के दिखा दिया कि कभी अगर आपके एग्जाम में ये आ जाए तो आप इसको गलती कंसीडर ना करें।
एक तो ये हो गया, ये हम बात कर रहे हैं थिंक के मीनिंग। अभी तक मैंने थिंक का एक ही मीनिंग बताया है, इसके भी 3-4 और हैं। अब समझिए कितनी कितनी जगह यूज होने वाली वर्ब है और क्यों ये आपको चकमा दे देती है। और ये जो एरर आपके सामने या सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपके सामने है, वो इसी वर्ब के मीनिंग की वजह से है, जो कि किरण पब्लिकेशन वाले समझ नहीं पाए। थिंक का जो दूसरा मीनिंग है वो ये है, टू यूज ब्रेन टू सोल्व प्रॉब्लम्स या टू मेक प्लान्स। ठीक है, इट इज टू यूज ब्रेन टू सोल्व प्रॉब्लम्स या टू मेक प्लान्स, इस टाइप की सिचुएशन, मतलब अपने दिमाग का इस्तेमाल करना। अब अपने दिमाग के इस्तेमाल करने को रिफर कर रही है, तो मतलब यहां पर ये क्या है, मेंटल एक्टिविटी है। मेंटल एक्टिविटी है तो एक्टिविटी तो जितनी भी होती है टाइम टेकिंग ही होती है भाई। किसी एक्शन को करने या होने में टाइम लगता है, टाइम टेकिंग हो सकती है, तो वर्ब की कंटिन्यूअस स्टेट में आ सकती है, कंटिन्यूअस स्टेट में आ सकती है। ठीक है, इतना मैंने यहाँ पर लिखवा दिया। मेंटल एक्टिविटी को रिफर कर रही है, तो जैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, व्हाट आर यू थिंकिंग। ठीक है, अब अगर थिंकिंग यहां पर लिखा जा रहा है तो थिंकिंग इस वाले, थिंक के इस वाले मीनिंग को रिफर कर रहा है। ठीक है, उस वाले मीनिंग को रिफर नहीं कर रहा। इस सिचुएशन में ये सही है। तो इसका आंसर में आप लिख भी सकते हो, आई एम थिंकिंग। ठीक है, अब आपको बताना है कि आप क्या थिंक कर रहे हो, तो है तो ये इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब, यहां पर इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है पूरी तरह से। यहां तो ट्रांजिटिव होने का स्कोप ही खत्म है, वहां तो था भी एक डेट कंजंक्शन के साथ, डेट क्लोज के साथ, यहाँ तो बिल्कुल खत्म है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब है तो हमें कोई प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी अगर हमें किसी नाउन को लिखना है या किसी ऑब्जेक्ट वगैरह को लिखना है तो वो प्रीपोजिशन लगाते हैं हम इस सिचुएशन में, अबाउट। आई एम थिंकिंग अबाउट, प्रीपोजिशन हो गया, और इस प्रीपोजिशन के बाद आएगा अब इसका ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई नाउन या प्रोनाउन। आई एम थिंकिंग अबाउट बाइंग अ न्यू कार। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट बन गई, तो मतलब जिरंड बन गया इसका ऑब्जेक्ट। मैं ऐसे भी लिख सकता था, आई एम थिंकिंग अबाउट इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी नाउन और इंडियन एडजेक्टिव हो गया, पूरी नाउन फ्रेज क्या हो गई, अबाउट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गई। तो अगर थिंक इस मीनिंग में यूज होता है तो उसके साथ अबाउट प्रीपोजिशन आ जाता है, अगर हमें किसी नाउन को लिखना है तो सेंटेंस में। ये एक सिचुएशन हो गई थिंक के साथ। अब देखो ये एक मीनिंग ये भी यूज हो जाता है, जैसे हमने यू शुड थिंक फॉर योरसेल्फ। भाई सही बताओ ना, तो ये जो थिंक है इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है इस मीनिंग में, टू यूज योर ब्रेन में। अब इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो प्रीपोजिशन तो मीनिंग के हिसाब से कोई सा भी आ सकता है, बस मीनिंगफुल होना चाहिए सेंटेंस मीनिंगफुल होना चाहिए, और वर्ब के साथ प्रीपोजिशन अगर एडजस्ट हो सकता है, मीनिंगफुल है तो वो आ सकता है। यहाँ पर थिंक फॉर योरसेल्फ का मतलब है, टू थिंक फॉर योरसेल्फ का मतलब है टू केयर योरसेल्फ। ठीक है, एक ये मीनिंग हो गया थिंक का। एक मीनिंग और है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस मीनिंग में थिंक यूज होता है। जैसे मैंने लिखा यहां पर शी, ये तीसरे टाइप का यूज मान लो इसका, 2 टाइप के अभी तक बता चुका हूं, तीसरे टाइप का यूज मान लो इसका या थिंक का। शी थिंक्स अदर्स, शी थिंक्स अदर्स फुलिश। फुलिश की जगह रॉन्ग भी लिख सकते हो। अब देखो ये थिंक क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब लगी, ट्रांजिटिव वर्ब भी हो रही है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है।
अदर में मैंने एस लगा रखा है, मतलब ये नाउन या प्रोनाउन बना रखा है मैंने, इसको प्रोनाउन ही कहेंगे, यहाँ पर नाउन तो है नहीं। ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। अब ये जो फुलिश या रोंग लिखा हुआ है, ये दोनों के दोनों ही एडजेक्टिव है। फूल होता है एक नाउन और फूल से बना है फुलिश, ये हो गया एडजेक्टिव, और इस एडजेक्टिव में एलवाई लगा दूंगा, बना दूंगा फुलिशली, फुलिशली हो जाएगा एडवर्ब। ठीक है, तो ये जो लगे हुए हैं, रोंग भी एडजेक्टिव लगा है, फुलिश भी एडजेक्टिव लगा हुआ है। ये एडजेक्टिव किस लिए लग रहा है? ये एडजेक्टिव एक्चुअली में लग रहा है इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनकर, और इसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और यहां पर ये जो थिंक है, ये जो थिंक है किसी ऐसे फंक्शन में है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है और फिर आता है उस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। और थिंक यहां पर कंसीडर के सिमिलर मीनिंग को रिफर करती है, कंसीडर के सिमिलर मीनिंग को रिफर करती है। यहां पर लिख देता हूं, कंसीडर के सिमिलर मीनिंग को रिफर करती है, रिफर करती है। और यहां पर फंक्शन क्या होता है इसका? अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, यानी कि ट्रांजिटिवली बिहेव करती है, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इस ऑब्जेक्ट का पूरक है, यानी कि ये जो फुलिश या रोंग लिखा हुआ है, ये अदर्स के बारे में लिखा हुआ है, इसीलिए तो कह रहे हैं इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो, तो एक सेंटेंस आप, सी थिंक्स हरसेल्फ लैंड लेडी। अब देखिए लैंड लेडी जो मैंने लिखा है तो नाउन ही लिखा है, तो क्या थिंग्स क्या है यहाँ पर? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आ रहा है यहाँ पर ये इसका ऑब्जेक्ट। और ये जो नाउन लिखा गया है, इसका थिंग्स से कोई लेना देना है, इसका थिंग्स से लेना देना तो है, लेकिन कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। इस लैंड लेडी का, इस नाउन का लेना देना है इस ऑब्जेक्ट हरसेल्फ से। ऑब्जेक्ट यहाँ पर हरसेल्फ है, और जो लैंड लेडी जो लिखा गया है वर्ड, वो इस हरसेल्फ पे लिए लिखा गया है, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट बनकर, इसका पूरक बनकर आया है। तो यहां पर इस मीनिंग में जो थिंग्स जो है कंसीडर के सिमिलर मीनिंग को रिफर करती है। और ऐसा करने वाली केवल थिंक नहीं है, ऐसी और भी वर्ब है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट और उसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ले लेती है। जैसे थिंक, एक तो मैंने ये बताई दी कंसीडर, ठीक है, इलेक्ट हो जाएगा, नॉमिनेट। एक्चुअली में इन सब वर्ब्स के बारे में मैं अपने वर्ब चैप्टर के प्ले लिस्ट में मैंने लेक्चर डाला हुआ है, उस लेक्चर में मैं डिटेल में बता चुका हूं। चूंकि यहां पर जरूरत पड़ रही है, क्योंकि सेंटेंस ही जो आपके सामने लिखा हुआ है, जो पहले ही सेंटेंस है हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट, अब वापस अगर मैं दिखाना चाहूं तो ये इसमें किरण पब्लिकेशंस ने गलती की हुई है। आप सोच रहे होंगे कि यार एक सेंटेंस पे 1 घंटा लगा देते हैं सर, मतलब पूरी किताब खत्म करवाने में तो पता नहीं कितना टाइम लगा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सब सेंटेंस इतना टाइम नहीं लेंगे। और शुरुआत में मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ रोज रोज। अब थिंक के बारे में मैंने आज बता दिया, हर लेक्चर में थोड़ी ना बताता रहूंगा। आप मेरी बात को समझिए कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, किरण पब्लिकेशन ने यहाँ पर गलती की है। किरण पब्लिकेशन में गलतियों की भरमार है। मुझे आपको ये बताने के लिए कि क्यों गलती की गई है और वो क्या चीज़ नहीं पकड़ पाए, आपको क्या चीज़ पकड़नी है, मुझे आपके सामने सारे सिनेरियो रखने पड़ते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि थिंक अकेली वर्ब नहीं है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ले लेती है, उसके साथ ऐसी और भी वर्ब है, जैसे कंसीडर, इलेक्ट, नॉमिनेट, कॉल। कॉल एक वर्ब हो जाती है, अपॉइंट एक वर्ब हो जाती है, मेक, ठीक है, थिंक तो हो गई, etc। डिक्लेयर भी एक ऐसी वर्ब है, चूज भी एक ऐसी वर्ब है, चूज, है ना। ये अपने बाद ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ले लेती है। तो ये एक मीनिंग ये हो गया थिंक का। इसके अलावा थिंक एक सिचुएशन और है जहां पर यूज होती है। देखो वो कैसे यूज होती है। यहां पर मैंने लिखा, ये वाला यूज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर ग्रामरियंस को इसके बारे में पता नहीं होता। थिंक वर्ब चुपचाप यूज होकर चली जाती है। जैसे मैंने लिखा, एवरी नेशन आई थिंक शुड बी a लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी।
तो ये देखिए एवरी नेशन क्या है, एक नाउन फ्रेज लिखी हुई है, नाउन ये हो गया और ये डिटर्मिनर हो गया, और इस नाउन फ्रेज ये सब्जेक्ट हो रहा है नाउन फ्रेज, और ये शुड हो रही है हेल्पिंग वर्ब मोडाल, और बी हो रही है मेन वर्ब, और चूंकि लिंकिंग नेचर की वर्ब थी तो आ लिबरल डेमोक्रेसी उसका कॉम्प्लीमेंट बन गया। ये जो आई थिंक बीच में लिखी हुई है, ये लिखी हुई है एक एडिशनल क्लोज, इसको बोलते हैं एक एडिशनल क्लोज। मैं यहां पर लिख देता हूं एडिशनल क्लोज, और ये जो एडिशनल क्लोज लिखी हुई है आई थिंक, ये लिखी हुई है सेंटेंस में एक अनसर्टेनिटी एस्पेक्ट को जोड़ने के लिए। मैं यहां पर लिख देता हूं अनसर्टेनिटी एस्पेक्ट को जोड़ने के लिए, अनसर्टेनिटी एस्पेक्ट यानी कि जो इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं उसको लेकर हम अनसर्टेन है, मतलब हम ऐसा सोचते हैं, ये हमारी ओपिनियन है और वी आर सम अनसर्टेन। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं अनसर्टेनिटी एस्पेक्ट को जोड़ने के लिए किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी इंफॉर्मेशन में आई थिंक को एक एडिशनल क्लोज की तरह ऐसे ही लगा दिया जाता है। आप आई थिंक को यहां से हटाकर देखिए जरा, एवरी नेशन शुड बी ए लिबरल डेमोक्रेसी, एवरी नेशन शुड बी ए लिबरल डेमोक्रेसी, मतलब मैं एक सजेशन दे रहा हूं। अब मैं इसमें आई थिंक अगर जोड़ देता हूं तो मैंने इस सजेशन को और ज्यादा पोलाइट कर दिया, तो ये पोलाइट ये मैंने और थोड़ा अनसर्टेन कर दिया कि मैं ऐसा सोचता हूं, ये मेरी ओपिनियन है, जरूरी नहीं है कि ये सही भी हो। ठीक है, अनसर्टेनिटी एस्पेक्ट को जोड़ने के लिए या पोलाइट सजेशंस को देने के लिए हमने सजेशंस को और पोलाइट कर दिया आई थिंक लगा के, पोलाइट सजेशन को रिफर करने के लिए। जब हम किसी पोलाइट सजेशन को दे रहे होते हैं तो हम आई थिंक को एक एडिशनल क्लोज की तरह लगा देते हैं, या पोलाइट वे में कुछ रिफ्यूज करने के लिए, पोलाइट वे में रिफ्यूज के लिए, रिफ्यूजल लिख देता हूं मैं, रिफ्यूज का मतलब आपको पता है, पोलाइट वे में रिफ्यूज करने के लिए। ठीक है, किसी ने हमसे कुछ कहा और हम अगर उसको पोलाइट वे में रिफ्यूज कर रहे हैं तो हम अपने पूरी इंफॉर्मेशन के बीच में आई थिंक को एडिशनल क्लोज की तरह लगा देते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूं ऑल लीडर्स आर वेरी करप्ट। ठीक है, अब देखो ये मैंने एक इंफॉर्मेशन दी, लेकिन अगर मैं इसमें इंफॉर्मेशन में अनसर्टेनिटी एस्पेक्ट को जोड़ना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो है मैं बोल रहा हूं ये अनसर्टेन बात है, मैं ऐसा सोचता हूं, जरूरी नहीं है ऐसा है। ऑल लीडर्स आई थिंक आर वेरी करप्ट, तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर आई थिंक को एक एडिशनल क्लोज के रूप में जोड़ दिया। आई थिंक का फंक्शन एक ये भी है। तो कितने फंक्शन पर हमने बात कर ली, एक तो मैंने आपको बताया कि आई थिंक एडिशनल क्लोज हो जाती है अनसर्टेनिटी एस्पेक्ट को जोड़ने के लिए, पोलाइट सजेशन को रिफर करने के लिए, या पोलाइट वे में रिफ्यूज करने के लिए, किसी चीज को पोलाइट वे में रिफ्यूज करने के लिए। इससे पहले मैंने आपको बताया कि ये जो थिंक वर्ब है इन सारी वर्ब्स के जैसे ही अपने बाद ऑब्जेक्ट ले लेती है और उसके बाद लिखा आ जाता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और वहां पर थिंक कंसीडर के सिमिलर मीनिंग को रिफर करती है। मैं नहीं कह रहा कंसीडर के मीनिंग को, कंसीडर के सिमिलर, कंसीडर के जैसा कुछ मीनिंग रिफर करती है। ठीक है, ये एक सिचुएशन हो गई। एक सिचुएशन मैंने आपको बताई कि ये जो थिंक वर्ब है इसका मतलब है टू यूज योर ब्रेन, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना। भाई जब मैं आपको मैंने आपको एक प्रश्न दे दिया या मैंने आपको एक पजल दे दिया और आप उसको बैठकर सोल्व कर रहे होते तो आप सोच ही तो रहे होते हो, आप दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो, तो थिंक उस मीनिंग में यहाँ पर यूज हुई है, और इस मीनिंग में ये हमेशा ही इंट्रांजिटिव रहती है। और प्रीपोजिशन अगर आपको लगाने की जरूरत है तो आप अबाउट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हो। इससे पहले मैंने एक सिनेरियो बताया कि थिंक जो है ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो केवल और केवल तब जब उसके बाद डैट क्लोज या डैट कंजंक्शन वाली क्लोज लिखी हो, यानी कि उसका ऑब्जेक्ट बनकर आई हो। डैट कंजंक्शन को हटाया भी जा सकता है, ड्रॉप कर दिया जाता है इन सारी वर्ब्स के साथ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, लेकिन फिर भी वो क्लोज, वो इंफॉर्मेशन तो लिखी ही होगी। एक सिचुएशन मैंने आपको ये बताई। दूसरी मैंने आपको बताई कि थिंक के साथ ऑफ आ जाता है, वो इस मीनिंग को रिफर कर रही है, थिंक रिफर कर रही है इस मेंटल स्टेट वाले मीनिंग को, यानी कि स्टेटिव वर्ब के मीनिंग को रिफर कर रही है, तो उसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन आ जाता है अगर हम किसी जो है हमें ऑब्जेक्ट को या किसी नाउन को लिखना है तो। ये सारी सिचुएशन मैंने आपको बताई। अब जरा वापस यहां पर आना, देखो आधे पौन घंटे से मैं ये बता रहा हूं, अब तुम्हें इसका पता चलेगा कि ये मैंने क्यों बताई।
एक बात सोचो, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन आपके सामने लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव केस में, यहां पर इन्होंने यही गलती कर दी। ये जो थिंक वर्ब है ये तो इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। एक बात सोचो, ये थिंक ये जो थॉट वर्ब लगी है ये तो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब तब होती है जब इसके बाद डैट कंजंक्शन या डैट क्लोज आ जाती है। ये तो इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट बनाकर लिख रखा है हुम को। भाई हुम अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तो वो एक ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है। यहां पर इन्होंने यही गलती कर दी, थॉट वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कंसीडर कर लिया और उस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया हुम को, और हुम लिखा गया है अपने एंटीसीडेंट के लिए, द मैन के लिए। मतलब आप ये कह रहे हो कि थॉट ट्रांजिटिव वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट हुम है, हुम मतलब द मैन, हुम द मैन के लिए लिखा गया है। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि थॉट वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द मैन हो सकता है? क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। थॉट ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है, या थिंक, हाँ मानता हूं कि थिंक ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है, लेकिन इस मीनिंग में थोड़ी, इस मीनिंग में तो हो ही नहीं सकती वो इंट्रांजिटिव। इस मीनिंग में थॉट इंट्रांजिटिव ही रहेगी, अबाउट ही लगाना पड़ेगा हमें यहां पर, या ऑफ लगाना पड़ेगा। थिंक ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है, लेकिन तब जब उसके बाद डैट कंजंक्शन या डैट क्लोज लिखी जाती है उसका ऑब्जेक्ट बनाकर। हालांकि डैट कंजंक्शन को हटा दिया जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, फिर भी वो इंफॉर्मेशन तो लिखोगे ही जो कि उसने थिंक की है। ये बताया तो मैंने यहां पर, कहां गया ये वाला, ठीक है। थिंक ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा जाता है वो नाउन क्लोज, वो डैट क्लोज। डैट को हटाया भी जा सकता है लेकिन फिर भी वो क्लोज तो लिखोगे ही। केवल एक यही सिचुएशन है जहां पर थिंक ट्रांजिटिव हो सकती है, दूसरी सिचुएशन ये है जहां पर थिंक ट्रांजिटिव हो सकती है, ये वाली, जहां पर वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ले लेती है। इन दोनों कंटेक्स्ट में से कोई सा भी कंटेक्स्ट यहां पर नहीं है, तो थिंक को ट्रांजिटिव कैसे बना दिया आपने? यहां पर थिंक को इंट्रांजिटिव होना था, और चूंकि थिंक तो इंट्रांजिटिव है तो वो तो अपने ऑब्जेक्ट के रूप में होम को ले नहीं सकती। यहां पर होम को अगर ऑब्जेक्ट बनाना है या होम ऑब्जेक्ट को लिखना है तो यहां पर थॉट के बाद आपको अबाउट या ऑफ प्रीपोजिशन लगानी पड़ती। यहां पर थॉट के बाद आपको अबाउट या ऑफ प्रीपोजिशन लगानी पड़ती। मतलब ये करेक्शन करने के लिए, सेंटेंस को इंप्रूव करने के लिए, इस पार्ट को करेक्ट करने के लिए आपको थॉट के बाद या तो अबाउट प्रीपोजिशन या फिर ऑफ प्रीपोजिशन लगानी पड़ती। और इस ऑफ का या अबाउट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना सकते थे अब होम को, ठीक है। जैसे आप लिख सकते थे आई थॉट अबाउट द मैन, ठीक है। तो अब ये अबाउट या ऑफ को आप यहां भी लिख सकते हैं और इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले भी लिख सकते हैं। वो एक लिखने का तरीका होता है, मैं बताऊंगा कभी रिलेटिव प्रोनाउन को डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो अब देखो, इस प्रीपोजिशन लगा के सेंटेंस को इंप्रूव करने के इस ऑप्शन को या इस स्कोप को कंसीडर भी किया है एग्जामिनर ने। इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस का जो तीसरा ऑप्शन है वो पढ़िए जरा, द मैन टू हुम आई थॉट वाज थोरोली ऑनेस्ट प्रूव्ड टू बी ए स्विंडलर। पूरे सेंटेंस में सिर्फ एक ही इंप्रूवमेंट किया गया है, हुम से पहले टू प्रीपोजिशन लगा दिया गया है। मतलब एग्जामिनर ने, आपके और हमारे प्यारे एग्जामिनर ने इस ऑप्शन को या इस करेक्शन के स्कोप को कंसीडर भी किया है। उसने ये कंसीडर किया है कि थॉट इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका ऑब्जेक्ट तो होम को बना नहीं पाओगे, तो ऑब्जेक्ट अगर लिखना है तो कोई प्रीपोजिशन का ही लिखना पड़ेगा। तो यहां पर कोई प्रीपोजिशन होनी चाहिए। अब वो प्रीपोजिशन हम थॉट के बाद भी लगा सकते हैं और यहां पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। उन दोनों में से कौन सा प्रीफर किया जाएगा इस पर बाद में बात करेंगे, मुद्दे से नहीं भटकते हैं। फिलहाल अगर यहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो प्रीपोजिशन को लिखा जा सकता है। प्रीपोजिशन लिखने का स्कोप है, प्रीपोजिशन लिखकर सेंटेंस को इंप्रूव किया जा सकता है। और इस तरह के इंप्रूवमेंट के स्कोप को कंसीडर भी किया है हमारे प्यारे एग्जामिनर ने। लेकिन उसने प्रीपोजिशन गलत लगा दिया। टू तो कहीं से कहीं तक मीनिंगफुल है ही नहीं थॉट के साथ। अगर यहां पर ऑफ लगा देता या अबाउट लगा देता तो ये ऑप्शन सही हो जाता।
तीसरा। लेकिन जो प्रीपोजिशन लगाया करेक्शन के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए, वो लगाया टू। टू तो कहीं से कहीं तक मीनिंगफुल है ही नहीं थॉट के साथ। तो ये तो इसी वजह से गलत हो गया क्योंकि जो प्रीपोजिशन लगाया इंप्रूवमेंट करने के लिए वो तो बिल्कुल ही अपसर्ड मीनिंग में लेकर चला गया, बिल्कुल बेतुका मीनिंग हो गया। और नो इंप्रूवमेंट को भी गलत मानो, क्योंकि मैं तो यहां कह ही रहा हूं कि यहां पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। थिंक जो है ट्रांजिटिव वर्ब है ही नहीं। जब ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है तो उसका ऑब्जेक्ट होम को बना ही नहीं पाओगे, प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी। प्रीपोजिशन लगाने वाला जो ऑप्शन था वो वैसे ही गलत कर दिया तुमने। बचे तुम्हारे पास ये दो ऑप्शन। अब देखो, ध्यान से अगर देखने की कोशिश करोगे तो पहले, ध्यान से देखने की भी जरूरत नहीं है, आंखें बंद करके भी देखोगे तो भी दिख जाएगा कि पहले ही ऑप्शन में जो है यहां पर भी इसने whom I thought ही कर रखा है, और ऊपर वाले में whom I thought में ही तो मैं गलती बता रहा हूं। तो इसको भी लगभग गलत ही मानो। अब दूसरा वाला ऑप्शन बचा। दूसरे वाले को जरा से, दूसरे वाले पे एक नजर मारो, क्या लिखा हुआ है। द मैन हु आई थॉट वाज थोरोली ऑनेस्ट प्रूव्ड टू बी स्विंडलर। अरे यार, ये स्विंडलर आपको परेशान तो नहीं कर रहा? स्विंडलर का मीनिंग बता देता हूं। कुछ बच्चों का दिमाग तो स्विंडल में चला गया होगा। देखिए, स्विंडल का मीनिंग है टू गेट मनी डिसऑनेस्टली बाय डिसीविंग और चीटिंग समवन। किसी को चीट करके या डिसीव करके उससे मनी को डिसऑनेस्टली वे में पा लेना या उससे पैसा खींच लेना, और जो ऐसा करता है उसको कह देते हैं स्विंडलर। तो इतनी बात होगी स्विंडलर पे। फिलहाल आप इतना समझिए कि ये दोनों सेंटेंस में से पहले वाला भी आप गलती है, क्योंकि यहां पर इसी पार्ट में तो मैं गलती बता रहा हूं, और वो इसलिए क्योंकि ये थॉट ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है जिसका ऑब्जेक्ट होम को बना दोगे। ठीक है। अब इस वाले सेंटेंस पे, अगर दूसरे वाले सेंटेंस पे अगर हम ध्यान दें, अगर इसकी स्ट्रक्चर को एनालाइज करें तो आपको ये बात पता चलेगी। देखो, यहां पर मैं इरेज कर देता हूं। दूसरे वाले ऑप्शन पर अगर हम दूसरे वाले ऑप्शन को एनालाइज करने की बात करें तो आप जरा एक बात को ध्यान दो। ये जो थॉट है ये तो इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और ये हो गया इसका सब्जेक्ट। इस दूसरे वाले ऑप्शन में से, या छोड़ो, दूसरे वाले ऑप्शन को पढ़ लिया आपने, सही है। एक नया तरीका निकालता हूं आपको समझाने का। ये जो आपका सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में से ना आई थॉट को ना थोड़ी देर के लिए हटा दो। आई थॉट प्रॉब्लम कर रहा है ना आपको? आई थॉट समझ में नहीं आ रहा क्या है? थॉट पे सर आधे घंटे तक बकवास कर दिया आपने, समझ में आया नहीं क्या है ये। आई थॉट को हटा दो। अब सेंटेंस को पढ़ के देखो तो जरा। द मैन whom was thoroughly honest proved to be a swindler। अगर हम आई थॉट को हटा दें थोड़ी देर के लिए तो हमें क्लियर ये बात पता चलेगी कि ये एक वर्ब लिखी है और इस वर्ब का सब्जेक्ट होना चाहिए whom की जगह who को, और ये जो प्रूव्ड वर्ब सेकंड लिखी है इसका सब्जेक्ट हो गया द मैन। एक्चुअली में ये जो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके लिखे जाने वाले सेंटेंस होते हैं, इनका एक शॉर्टकट बताता हूं आपको। जितनी वर्ब उतने सब्जेक्ट। वर्ब नंबर 1 सब्जेक्ट नंबर 1 हो, वर्ब नंबर 2 सब्जेक्ट नंबर 2। एक्चुअली में मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया था कि आई थॉट को या आई थिंक को एक एडिशनल क्लोज के रूप में लिखा जा सकता है। एक एडिशनल क्लोज के रूप में लिखा जाता है अनसर्टेनिटी एस्पेक्ट को जोड़ने के लिए, पोलाइट सजेशन या पोलाइट वे में कुछ रिफ्यूज करने के लिए। हाँ, पर आपके जो सेंटेंस लिखा हुआ है, आपके सामने जो सेंटेंस लिखा हुआ है, यहां पर आई थॉट को एक एडिशनल क्लोज की तरह ही इस्तेमाल किया गया है। कई बार वो इस एडिशनल क्लोज को यहाँ 2 कोमा में बंद कर देता है, लेकिन कई बार वो कोमा में बंद नहीं भी करता है, तो भी ये आई थॉट को यहाँ पर एडिशनल क्लोज के रूप में इस्तेमाल किया गया है। अब ये आई थॉट हो गई एडिशनल क्लोज के रूप में। इसको अगर आपने हटा के अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, तो आपको पता चला था कि वाज एक वर्ब हो रही है और इसको एक सब्जेक्ट चाहिए, तो वो whom नहीं who होना चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर सेंटेंस आपका ये जो दूसरा ऑप्शन है यही सही है। द मैन हु आई थॉट वाज थोरोली ऑनेस्ट प्रूव्ड टू बी अ स्विंडलर। ये आपका करेक्शन हो जाएगा। होम वाला ये वाला भी होम वाला ऑप्शन। इतनी सी बात समझनी थी। देखिए,
इतनी सी बात अगर समझ जाते हैं ना, वर्ब को मैं सबसे फंडामेंटल बेसिक यूनिट इसलिए कहता हूँ क्योंकि वर्ब पूरे सेंटेंस की स्ट्रक्चर को सीधा सीधा कर देती है, बता देती है कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर में होना क्या है। तो यहाँ पर ये जो है हुम का हो जाएगा, सिर्फ ये वाला इंप्रूवमेंट आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, बाकी सब गलत है। देखिए सेंटेंस तो आपका इंप्रूव हो गया, सही हो गया, लेकिन इस सेंटेंस में मैं यहाँ पर टाइम अगर देखने की कोशिश करूँ, मैं आपको बताऊँ तो हालांकि काफ़ी टाइम ले लिया है इस सेंटेंस ने, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इस सेंटेंस में एक जगह और ऐसी थी जहाँ पर आपको घुमाया जा सकता था, जहाँ आपको घुमाने की कोशिश की थी एग्जामिनर ने। इस सेंटेंस में तो खैर नहीं घुमा पाया वो, लेकिन किसी और सिचुएशन में, किसी और सेंटेंस में घुमा सकता है। वो है वर्ब प्रूव। अब ये देखो, ये जो प्रूव वर्ब है, ये प्रूव वर्ब है, ज़्यादा खोलकर मैं नहीं बताऊंगा टाइम की वजह से। ये प्रूव जो वर्ब है ये एक्शन नेचर की वर्ब भी है और ये लिंकिंग नेचर की वर्ब भी है, ठीक है। जो एक्शन नेचर की वर्ब है तो ये ट्रांजिटिव नेचर की है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब मतलब उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लेती है। जैसे मैं लिख सकता हूँ, जैसे मैं बोल सकता हूँ रामानुजन, रामानुजन आप जानते हैं, द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन ऑफ 1931, ऐसी कुछ पता नहीं, टाइम तो मुझे उनका ध्यान नहीं आ रहा, बट रामानुजन को आप जानते हैं, द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन वो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक सेंटेंस लिखना चाहूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब, जैसे मैंने लिखा प्रूव, एक्शन वर्ब भी है, लिंकिंग वर्ब भी है, तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ रामानुजन द ग्रेट, अपने आप लगा लेना, मेरे पास कम टाइम है आज। द रामानुजन प्रूव्ड मैनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, है ना, ये थ्योरम्स। तो यहाँ पर ये जो प्रूव्ड है ये एक एक्शन नेचर की वर्ब हो रही है, और क्या है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब हो रही है। एक्शन में भी क्या है, ट्रांजिटिव नेचर का एक्शन है। तो ट्रांजिटिव नेचर का एक्शन है तो ट्रांजिटिव नेचर के एक्शन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया, वो नाउन फ्रेज। लेकिन प्रूव लिंकिंग वर्ब भी हो सकती है। जब लिंकिंग वर्ब होती है तो कैसे बिहेव करती है ये, जैसे मैंने लिखा द न्यू स्कीम प्रूव्ड अ डिजास्टर, ठीक है। अब यहां पर ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रही है। ऐसा तो है नहीं स्कीम ने किसी डिजास्टर को प्रूव कर दिया जैसे रामानुजन ने किसी थ्योरम को प्रूव कर दिया था, नहीं, स्कीम ने किसी डिजास्टर को प्रूव नहीं किया, स्कीम खुद एक डिजास्टर प्रूव हुई है। तो यहां पर ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है। और पता ना चले ना तो बी की फॉर्म लगा के देख लिया करो, बी की कोई भी फॉर्म लगाओगे, वाज लगा कर देख लो, द न्यू स्कीम वाज ए डिजास्टर, यहां लगा के देखना जरा, कहाँ था वो, ये था रामानुजम वाज अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, नहीं है ना। तो यहां पर अगर आप वाज लगा के देखोगे प्रूफ की जगह तो वो मीनिंगफुल नहीं होगा। तो लिंकिंग वर्ब है या नहीं है ये बी की फॉर्म लगाने से पता चल जाता है। तो यहां पर ये क्या हो रही है, लिंकिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रही है। इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते थे आप, द न्यू स्कीम प्रूव्ड टू बी अ डिजास्टर। अब ये क्या लिख दिया सर आपने, अरे कुछ नहीं, ये लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेती हैं, और कॉम्प्लीमेंट कोई भी नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, इन्फिनेटिव भी तो हो सकता है। इन्फिनेटिव क्यों हो सकता है सर, क्योंकि भैया इन्फिनेटिव नाउन का काम कर जाते हैं और एडजेक्टिव का भी काम कर जाते हैं। जब वो नाउन एडजेक्टिव बन सकते हैं, बन तो वो एडवर्ब भी सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर नाउन और एडजेक्टिव पर भी बात करेंगे क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है लिंकिंग वर्ब के बाद। चूंकि इन्फिनेटिव नाउन और एडजेक्टिव बन सकते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं, तो लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बनकर लगा है वो इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव जो चीज़ लगी है उस इन्फिनेटिव के अंदर जो वर्ब है वो भी एक लिंकिंग वर्ब है, तो उसने भी अपना कॉम्प्लीमेंट ले लिया, अ डिजास्टर। मीनिंग में थोड़ा सा फर्क आएगा, जब नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाऊंगा तो इन चीज़ों को समझाऊंगा, लेकिन दोनों ही सिचुएशन पॉसिबल है। प्रूव्ड के बाद एक नाउन भी लिखा जा सकता है और एक इन्फिनेटिव भी लिखा जा सकता है,
दोनों ही सिचुएशन पॉसिबल है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपके एग्जामिनर ने आपको यही घुमाने की कोशिश की। उसने पहले ऑप्शन में क्या किया, प्रूव्ड टू बी अ स्विंडलर का प्रूव्ड अ स्विंडलर कर दिया। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि प्रूव्ड अ स्विंडलर भी सही है, प्रूव्ड टू बी अ स्विंडलर भी सही है। थोड़ा सा मीनिंग में चेंज आएगा, लेकिन दोनों ही सिचुएशन पॉसिबल है। प्रूव्ड यहां पर लिंकिंग वर्ब हो रही है, उसके साथ ये इन्फिनेटिव भी संभव है और उसके साथ ये एक नाउन फ्रेज भी संभव है, क्योंकि नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट बन सकती है, इन्फिनेटिव खुद नाउन बन सकता है, तो वो भी कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। ये हो गया आपका पहला सेंटेंस। समय इसने ले लिया, लेकिन आपको देखिए इन्होंने मेरे ख्याल से नो इम्प्रूवमेंट दिया है किरण पब्लिकेशन वालों ने। ये एक्चुअली में ये थॉट वर्ब के मीनिंग को या इसके फंक्शन को पकड़ नहीं पाए। इनकी जिम्मेदारी जो है ये ले। फिलहाल सेंटेंस आपका ये हो गया। दूसरा सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, नो सूनर हैड द डिविडेंड बीन डिक्लेयर्ड द नोटिस वर सेंड आउट। देखिए नो सूनर जो फ्रेज लगती है, ये एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब ये है एडवर्ब ऑफ टाइम, मतलब टाइम को बताने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि जो नो सूनर है इसको कहा जाता है नेगेटिव एडवर्बल, क्योंकि नो से शुरू हुआ है, नो तो एक नेगेटिव वर्ब है। तो ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम फ्रेज है ये नेगेटिव है, नेगेटिव मीनिंग में है, नेगेटिव एडवर्बियल बोला जाता है। और ये कहा जाता है कि अगर नेगेटिव एडवर्बियल से सेंटेंस की शुरुआत हो तो सेंटेंस को इन्वर्ट कर देना चाहिए, उल्टी फॉर्म में बनाना चाहिए, इन्वर्जन कर देना चाहिए। इन्वर्जन का मतलब क्या है, उल्टा स्ट्रक्चर। हैड लिखी है हेल्पिंग वर्ब और ये लिखा है सब्जेक्ट, और बीन डिक्लेयर यानी कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्म में आ गया। और फिर यहाँ पर ये क्लोज खत्म हो गई, एक क्लोज यहाँ पर खत्म हो गई, ये डंडा मार देता हूं एक, दूसरी क्लोज यहां से शुरू हो गई, द नोटिसेस वर सेंट आउट। तो देखो ये तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, नेगेटिव एडवर्बियल था, जिसकी वजह से हमने सेंटेंस की स्ट्रक्चर को इन्वर्जन में कर दिया, इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया। लेकिन दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन की आवश्यकता थी, वो कंजंक्शन यहां पर लगाना चाहिए था जब दूसरी क्लोज को जोड़ रहे थे, वो कंजंक्शन यहां से मिसिंग है। अब नो सूनर के साथ लगाया जाता है देन। नो सूनर, मैं ठीक से इसको लिखवा देता हूं क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं बार बार आपके सामने आती रहेंगी। नो सूनर कुछ लिखा रहेगा, पहली क्लोज के साथ नो सूनर लिखा रहेगा, फिर देन कंजंक्शन लिखा रहेगा, फिर नो दूसरी क्लोज लिखी रहेगी। तो नो सूनर के साथ लगाया था देन। अब देखो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है और ये जो देन है ये कंजंक्शन है। चूंकि सूनर एक एडवर्ब कंपैरेटिव सेंस में लगा हुआ है, तो यहां पर इस कंपैरेटिव सेंस को कंप्लीट करने के लिए देन कंजंक्शन को लगाया जाता है। और इसका जो ओवरऑल मीनिंग आता है नो सूनर देन का, जब ये कंजंक्शन या एडवर्ब टाइम फ्रेज प्लस कंजंक्शन किसी सेंटेंस में यूज करते हैं, तो इसका जो ओवरऑल मीनिंग आता है ये रिफर करता है इमीडिएटली आफ्टर के मीनिंग को। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर के मीनिंग को ये रिफर करता है। अब इमीडिएटली आफ्टर मतलब टाइम, लगभग टाइम के फंक्शन में होता है, ऑलमोस्ट टाइम के मीनिंग को रिफर करता है, या टाइम एडवर्ब टाइम के सिमिलर फंक्शन को मीनिंग को रिफर करता है। और ये लिखा हुआ भी आपके सामने एडवर्ब टाइम ही है, और ये कंजंक्शन लिखा हुआ है दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए। अब इमीडिएटली आफ्टर के जैसे या इसके सिमिलर मीनिंग को रिफर करने वाली एक और क्लोज होती है हमारे पास, क्लोज कह रहा हूं, एक और कंजंक्शन होता है हमारे पास, वो होता है हार्डली व्हेन। ठीक है, हार्डली यहां पर एडवर्ब टाइम की तरह काम करता है, एडवर्ब टाइम के सिमिलर फंक्शन में होता है, और व्हेन यहां पर कंजंक्शन की तरह काम करता है, ठीक है। अब ये जो हार्डली व्हेन है ये रिफर करता है जस्ट बिफोर के मीनिंग को, ठीक है, जस्ट बिफोर को। तो ये इमीडिएटली आफ्टर के कि ये चीज हुई, इसके ये चीज ए हुआ और ए के इमीडिएटली आफ्टर बी हुआ, और हार्डली व्हेन जस्ट बिफोर को रिफर करता है कि बी हुआ, बी के जस्ट बिफोर ए हुआ। तो
चूंकि दोनों ही टाइम के रिलेटेड फंक्शन में होते हैं, टाइम के हिसाब से देखें तो सिमिलर फंक्शन में होते हैं और टाइम के सिमिलर मीनिंग को रिफर कर सकते हैं, तो इंटरचेंजेबल भी हो जाते हैं। उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया आपके एग्जामिनर ने और आपके सामने ऑप्शन ऐसे लिखे हैं जहां पर जिस सेंटेंस में उसने नो सूनर लगाया है, दे हैड नो सूनर। देखिए नो सूनर सेंटेंस के शुरू में लिखा था, इसलिए सेंटेंस की स्ट्रक्चर को इन्वर्ट किया गया था। इन्वर्ट मतलब उल्टा, जैसे इंटरोगेटिव लिखा जाता है ना, इन्वर्जन का मतलब उल्टा। लेकिन नो सूनर को, नो सूनर एडवर्ब टाइम को जब डिक्लेयर्ड से यानी कि मेन वर्ब से पहले लिखा गया, तब सेंटेंस की स्ट्रक्चर को सीधा कर दिया गया, मतलब असर्टिव लाइफ या नॉर्मल स्ट्रक्चर में लिखा गया, दे हैड नो सूनर डिक्लेयर्ड द डिविडेंड। लेकिन कंजंक्शन के रूप में जो वर्ड लगाया गया है देन, ये तो कंजंक्शन है ही नहीं, ये तो THEN है, ये तो खुद एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। भैया सेंटेंस कह रहा हूं, क्लोजेस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन लगाए जाते हैं। एडवर्ब टाइम होता है देन, और ये जो नाउ है ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम ही होता है। नाउ और देन दोनों के दोनों क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, क्लोजेस को जोड़ने के लिए नहीं आते। हाँ, यहां पर देन की जगह देन लिखा होता तो ये सही हो जाती, लेकिन लिखा होता तब ना, नहीं लिखा तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, पहले ऑप्शन में देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में हार्डली तो सही लगाया गया है, उसके जैसे सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने के लिए, हार्डली डिक्लेयर द डिविडेंड। लेकिन ये जो टिल लगा दिया, टिल नहीं आता हार्डली के साथ, व्हेन आता है। एक्चुअली में टिल लगाया जाता है डेडलाइन को रिफर करने के लिए। डेडलाइन मतलब लास्ट लाइन या लास्ट पॉइंट को रिफर करने के लिए। कोई पॉइंट टिल के द्वारा जिस पॉइंट को रिफर किया जाता है, टिल के बाद जो भी कोई क्लोज लिखी हो या कोई पॉइंट लिखा हो या कोई टाइम लिखा हो 6:05:00 या कोई भी संडे, मंडे, ट्यूसडे लिखा हो या कोई तारीख लिखी हो या कोई ओकेजन लिखा हो, टिल दिवाली, टिल होली, तो टिल के बाद जो भी लिखा होगा वो है डेडलाइन। डेडलाइन मतलब लास्ट लाइन, मतलब लास्ट पॉइंट, मतलब उस पॉइंट से पहले हुआ जो हुआ उसके बाद नहीं हुआ। ठीक है, इस मीनिंग को रिफर करने के लिए टिल लिखा जाता है। तो हार्डली से हम इस मीनिंग को तो रिफर कर ही नहीं रहे, हार्डली एडवर्ब टाइम लगाया गया है, तो यहां पर उस टाइम को बताना पड़ेगा। मतलब हमें यहां पर डेडलाइन नहीं देनी है, एक पॉइंट देना है कि इस पॉइंट पर ये वाला एक्शन हुआ तो जस्ट बिफोर, उससे पहले वो हो गया। तो यहां पर टिल मीनिंगफुल नहीं रहता, व्हेन मीनिंगफुल रहता हार्डली के साथ। तो यहां पर आपको हार्डली के साथ अगर व्हेन लगा होता तो ये सही हो जाता, लेकिन लगा हुआ टिल है, इस वजह से ये भी गलत हो गया। अब देखो ये वाला जो सेंटेंस लगाया गया है, इसमें किरण पब्लिकेशन ने यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी। मैंने जो है इसको गूगल पे चेक करवाया था, तो वहां पर देन की जगह व्हेन लिखा हुआ है, और किरण पब्लिकेशन ने अपने सॉल्यूशन में ये माना भी है कि यहाँ पर व्हेन कंजंक्शन है। ठीक है, तो ये सेंटेंस एकदम सही होना चाहिए। हार्डली से अगर नेगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करोगे तो सेंटेंस को बनाया जाना चाहिए इन्वर्टेड फॉर्म में। तभी लिखा गया हेल्पिंग वर्ब को पहले, फिर लिखा गया सब्जेक्ट को, फिर लिखा गया मेन वर्ब को, और ये वही स्ट्रक्चर है जब आप इंटरोगेटिव के समय पे इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हार्डली हैड द डिविडेंड बीन डिक्लेयर्ड, व्हेन लिखा हुआ है यहाँ पर, देन ना लगाएं आप, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। व्हेन द नोटिसेस वर सेंट आउट। अब ये जो व्हेन क्लोज लगाई गई है, ये एक टाइम को रिफर करने के लिए लगाई गई है कि इस टाइम पर, ये मान लो अगर आपकी टाइम लाइन है तो इस पॉइंट पर जो है नोटिसेस सेंट आउट हुए, द नोटिसेस वर सेंट आउट, तो इससे जस्ट बिफोर पहले ये वाला एक्शन हो गया। ठीक है, और इसीलिए चूंकि ये जस्ट बिफोर हो गया, इससे जस्ट पहले हो गया, तो इसके कंप्लीशन को दिखाने के लिए इसीलिए इसको पास्ट परफेक्ट में बनाया जाता है। ये हो गया आपका दूसरा सेंटेंस। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा अगर हम इंप्रूवमेंट के हिसाब से इसको देखें तो। राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स द टाइगर जम्प्ड एट हिम। देखिए, इंप्रूव करने से पहले सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। आपके सामने जो लिखी हुई है वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी हुई है। अब मैं पहले ही आपको ये बात बता चुका हूं और दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बार बार आपको समझाता रहूंगा कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म पूरी इंग्लिश ग्रामर में 3 जगह ही इस्तेमाल होती है। एक तो वो आ जाती है हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब बनकर,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इन 6 टेंसेज में वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब के रूप में आती है, मेन वर्ब बनकर आती है और हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर वो मेन वर्ब हो रही है? नहीं हो रही। मेन वर्ब हो रही होती तो हेल्पिंग वर्ब लिखी होती, यहाँ पर कोई नहीं लिखी है, तो इसका मतलब ये सिचुएशन तो खत्म हो गई। अब दूसरी सिचुएशन है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जेरेंड बनकर आ जाती है। जेरेंड भी नाउन ही होते हैं। ठीक है, जेरेंड जो होते हैं वो नाउन होते हैं, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म को अगर आप जेरेंड कहोगे तो जेरेंड क्या होते हैं? नाउन होते हैं। और नाउन सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट हो सकते हैं या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट होते हैं लिंकिंग वर्ब के। अगर आप इसको जेरेंड कह रहे हो तो इससे पहले लिंकिंग वर्ब होनी चाहिए थी, नहीं लिखी तो हटा दो। ऑब्जेक्ट होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के या प्रीपोजिशन के। ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं या फिर प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं। तो अगर आप इस राइडिंग को जेरेंड कह रहे हो तो ऑब्जेक्ट होनी चाहिए थी, ये नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन इससे पहले नहीं लिखी तो इसको ऑब्जेक्ट हटा दो। सब्जेक्ट भी ये नहीं हो सकती क्योंकि इसके बाद कोई वर्ब प्रेडिकेट या फिर कोई वर्ब फ्रेज तो लिखी भी नहीं है। तो जब ये सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो नाउन नहीं है। इट मीन्स ये जेरेंड नहीं है। इसकी दूसरी संभावना भी खत्म हो गई। अब चेक करना पड़ेगा कि कहीं ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या नहीं है। प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्चुअली में वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है और वो एडजेक्टिव का काम करती हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए आती हैं। इतना तो हो गया बेसिक कि ये जो राइडिंग लिखी हुई है वर्ब, ये क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और ये मेन वर्ब नहीं हो रही है, जेरेंड नहीं हो रही है, ये हो रही है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है एडजेक्टिव होते हैं और ये जो एडजेक्टिव हैं किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए आते हैं। अब कहाँ लिखा है वो नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में जिसके लिए राइडिंग आया है? देख लो पहले कितने नाउन हैं, कितने प्रोनाउन है सेंटेंस में, फिर ये देख लेंगे कि ये कौन से वाले के लिए आया है। देखो हिज हॉर्स, एक नाउन तो ये लिखा, नाउन नंबर 1। एक लिखा टाइगर, नाउन नंबर 2। एक ये लिखा प्रोनाउन। भाई अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कंसीडर कर रहे हो, सॉरी थोड़ा बहुत देर से लगातार बोल रहा हूं तो ये होने लगता है, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ थोड़ी देर। हाँ, वर्ब के आईएनजी फॉर्म को अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल कंसीडर कर रहे हो यानी कि एडजेक्टिव कंसीडर कर रहे हो, मतलब नाउन या प्रोनाउन के लिए आया है, तो या तो इस नाउन के लिए आया होगा या इस नाउन के लिए आया होगा या इस प्रोनाउन के लिए आया होगा। और किसी के लिए तो एडजेक्टिव आ ही नहीं सकते हैं सेंटेंस में। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो हिज हॉर्स है ये तो इस अपॉन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया उसका इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा, कोई लेना देना हो ही नहीं सकता, ये तो खुद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो रहा है। अब इसके लिए चेक करते हैं। बाय डिफॉल्ट सेंटेंस की ये जो स्ट्रक्चर लिखी जाती है जब प्रेजेंट पार्टिसिपल से सेंटेंस को स्टार्ट कर ले जाता है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो मेन क्लोज होती है उस मेन क्लोज का जो सब्जेक्ट होता है उसी के लिए माना जाता है, उसी के लिए कंसीडर किया जाता है। मतलब ये जो राइडिंग है वो किसके लिए आया है? टाइगर के लिए। सेंटेंस की स्ट्रक्चर के हिसाब से राइडिंग को टाइगर के लिए होना चाहिए, लेकिन मीनिंग के हिसाब से वो टाइगर के लिए नहीं हो रहा है। आप देखिए, राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स द टाइगर जम्प्ड एट हिम। क्या टाइगर हॉर्स पर राइडिंग कर रहा था? नहीं ना, टाइगर हॉर्स पर राइडिंग कर रहा था। देखिए, मैं आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में यहां पर थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसे मैंने यहां पर आपके सामने लिखा बर्निंग फ्यूल, या फिर मैंने यहां पर लिखा रनिंग कार। देखिए, ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपके सामने लिखी है बर्निंग या फिर रनिंग, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपके सामने लिखी गई है रनिंग, और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपके सामने लिखी गई है बर्निंग। ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्यों लिखी गई है सेंटेंस में? क्या है इसका फंक्शन? सर, इसका फंक्शन है इस नाउन को मॉडिफाई करना।
इसका रनिंग का फंक्शन है इस कार नाउन को मॉडिफाई करना, और जो वर्ड किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आता है उसको कहा जाता है एडजेक्टिव। तो मतलब सर वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव के काम कर रही है, एडजेक्टिव के फंक्शन में है। तो अगर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव उसका पार्ट ऑफ स्पीच है, तो उसको कहा जाना चाहिए प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आई है तो उसको एडजेक्टिव कहा जाएगा, और उसको माना जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इतनी बात आप जानते हैं, समझते हैं। मैं चाहता हूं कि आप प्रेजेंट पार्टिसिपल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नोट करें। जैसे मैंने आपसे कहा रनिंग कार, रनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो रहा है कार के लिए, तो आप यहां पर इस फ्रेज को कब बोल सकते हैं? आप रनिंग कार कब कह सकते हैं? क्या कार रुकी हुई खड़ी है, कोई कार यहां पर, ये कार यहां पर रुकी हुई खड़ी है, तो आप इसको रनिंग कार कह सकते हैं? रनिंग कार आप तभी कह सकते हैं जब ये जो कार है वो चल रही हो, ठीक है, जब वो चल रही हो, सरपट दौड़ रही हो, तभी आप रनिंग कार कह सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है रनिंग कार, अगर आप रनिंग कार कह रहे हैं तो इसका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मतलब है द कार इज रनिंग, द कार इज रनिंग। अगर आप रनिंग कार कह रहे हैं तो ये आप तभी कह सकते हैं जब वाकई में कार रन कर रही हो। रुकी हुई कार को देखकर आप रनिंग कार कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। तो यहां से एक बात तो, दो बातें आपके दिमाग में यहां से ये निकल के आनी चाहिए कि रनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल जिस नाउन के लिए इस्तेमाल होता है वो नाउन ही उस एक्टिविटी को कर रहा होता है, वो नाउन ही उस एक्टिविटी का डूअर होता है। जैसे हमने लिखा रनिंग कार, तो कार रनिंग कर रही है। हमने लिखा बर्निंग फ्यूल, तो फ्यूल बर्न कर रहा है। पहली चीज तो ये कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जिस नाउन के लिए इस्तेमाल होता है वो नाउन ही उसका डूअर होता है, वो नाउन ही उसको कर रहा होता है। और दूसरी चीज ये कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जब हम यूज करते हैं किसी नाउन के लिए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एक्चुअली में होता वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही है, और सारी की सारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करती हैं। यानी कि अगर हम रनिंग कार कह रहे हैं तो जिस समय कह रहे हैं कार उस समय पर रन कर रही है। रनिंग कार का मतलब हो जाता है द कार इज रनिंग। बर्निंग फ्यूल का मतलब हो जाता है द फ्यूल इज बर्निंग। यानी कि जिस समय पे हम इसको मेंशन कर रहे हैं, जिस समय पे हमने इसको नोट किया है, कहा, उस समय पे कार रन कर रही है, तभी हम उसको रनिंग कार कह सकते हैं। तो दो बातें यहां से निकल के सामने आती हैं हमारे। एक तो ये कि जिस नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा वो नाउन ही इसका डूअर होगा, और दूसरी बात ये कि जब ये बोला या लिखा या कहा जा रहा है उस समय पर ये सिचुएशन या ये एक्टिविटी गोइंग ऑन होगी, चल रही होगी। क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में ये जो लिखा है यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही है, ये कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करता है। अब इस अंडरस्टैंडिंग को अगर यहाँ लगा के देखें तो कि जस्टिफाइबल हो जाती है। अगर हम कहते हैं कि ये राइडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है और ये आया होगा द टाइगर के लिए, तो क्या टाइगर उस एक्टिविटी को कर रहा है? तो टाइगर राइड कर रहा था क्या हॉर्स पर? नहीं ना। तो अब एक्चुअली में स्ट्रक्चर के हिसाब से राइडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल को इस नाउन के लिए होना चाहिए, लेकिन वो एक्चुअली में मीनिंग के हिसाब से इस नाउन के लिए आ ही नहीं रहा है, वो आ रहा है इस हिम के लिए। तो हिम के लिए आ रहा है मीनिंग के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से। अगर इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट पार्टिसिपल को लिखा जाता है तो बाय डिफॉल्ट जो मेन क्लोज का सब्जेक्ट होता है या जो पहले लिखा होता है उसी के लिए वो कंसीडर कर लिया जाता है। तो इसको उल्टा लिख दो ना, ये जो स्ट्रक्चर लिखी है आपके सामने, द टाइगर जंप्ड एट हिम, तो इसको लिख दो, हिम को, इसको पैसिव बनाकर लिख दो, इसको हिम को ही कर दो, ही वाज जंप्ड, JUMPED, जम्प्ड एट बाय द टाइगर। ये लिख दिया। यहां पर क्या गलती कर दी, क्या पैसिव बना दिया जम्प्ड एट का हमने। जम्प्ड एट पूरी एक फ्रेजल वर्ब कंसीडर करके उसको पैसिव बना दिया, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की स्ट्रक्चर में लिख के। मतलब इस स्ट्रक्चर को हमने पलट दिया, हिम को हमने यहां लिख दिया, और इस तरह से ये सेंटेंस हमारा सही हो जाता है। राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स ही वाज जम्प्ड एट बाय द टाइगर। ठीक है। अभी जो राइडिंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव, इस बाय डिफॉल्ट इस स्ट्रक्चर हमने ऐसी कर दी है कि बाय डिफॉल्ट ये जो शुरू में लिखा हुआ है इसका सब्जेक्ट है, इसी के लिए कंसीडर हो जाएगा, और मीनिंगफुल भी है इसके लिए।
ये बिल्कुल सही सॉल्यूशन है इसको ठीक करने का। लेकिन ऐसा तो कहीं लिखा, ऐसा तो कहीं ऑप्शन है ही नहीं। अगर ऐसा कहीं ऑप्शन हमको मिल जाता तो हाथ जोड़ के नमस्कार है, उसको टिक करके आ जाते। लेकिन ऐसा तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, तो चलो ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं। राइडिंग अपॉन द टाइगर द हॉर्स जम्प्ड एट हिम। देखो पहला सेंटेंस गलत हो गया अपने मीनिंग की वजह से। भाई पहली बात तो टाइगर पर राइडिंग नहीं की जा सकती, और कर भी रहा है तो कर कौन रहा है, हॉर्स कर रहा है। भाई ये जो राइडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्या बताया मैंने, जो मेन क्लोज है आपकी, जो एक्चुअली में क्लोज है, एक ही क्लोज है, उसको मेन ही कहेंगे। तो जो आपका सेंटेंस है, उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, जो सबसे पहले लिखा हुआ है, उसके लिए हो जाएगा बाय डिफॉल्ट यो। और ये जो टाइगर है, ये तो इस प्रेजेंट पार्टिसिपल कह रहा हूँ, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल से। ये तो खुद एक एडिशनल फ्रेज हो गई, इसको मतलब ऐड किया गया है अलग से, ठीक है। तो राइडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल किसके लिए हो जाएगा, द हॉर्स के लिए। क्या हॉर्स राइड कर सकता है क्या, हॉर्स राइड कर रहा था, नहीं, मीनिंगफुल ही नहीं है। दूसरा सेंटेंस देख लिया, द टाइगर जम्प्ड एट हिम व्हाइल ही वाज राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स, ठीक है। तीसरा सेंटेंस देख लिया, द टाइगर रोड एट हिम। देखिए टाइगर, ये वाला गलत हो गया, ये भी मीनिंगफुल नहीं है, टाइगर ने तो रोड किया ही नहीं, ठीक है। तो ये नो इम्प्रूवमेंट भी गलत है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट की तो जरूरत है सेंटेंस में, मैंने आपको बता दिया कि गलत है। ये दूसरा वाला ऑप्शन सही है। देखो पहला वाला तो बिल्कुल ही गलत है मीनिंग के हिसाब से। दूसरे और तीसरे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, द टाइगर रोड एट हिम व्हाइल ही वाज जम्प्ड अपॉन हिज हॉर्स। मीनिंगफुल नहीं हो रहा। पहली बात तो हॉर्स पे जंप नहीं कर रहा था, दूसरी बात टाइगर ने तो रोड नहीं किया, और तीसरी बात ये जो राइड है तो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ठीक है। सॉरी, है तो इंट्रांजिटिव ही, राइड अपॉन हिज हॉर्स, ठीक है। इंट्रांजिटिवली भी यूज हो सकती है, ट्रांजिटिवली भी, है तो इंट्रांजिटिव ही, लेकिन टाइगर ने तो रोड नहीं किया ना, तो ये मीनिंगफुल नहीं हो रहा। सेंटेंस हमारा दूसरा वाला सही है। अब देखो यहाँ पर वाइल कंजंक्शन का यूज किया गया है, इसका क्या मतलब है, वाइल कंजंक्शन का क्या मतलब है, ये क्यों यूज कर लिया है यहाँ पर, कैसे। देखे यहाँ पर राइडिंग लिखा हुआ था, राइडिंग को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया हुआ था आपके सेंटेंस में, और प्रेजेंट पार्टिसिपल को आपने बदल दिया मेन वर्ब में। ये जो लिख दिया आपने वाज राइडिंग, ये बी की फॉर्म है, और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिख दिया आपने। भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल को आपने बना दिया मेन वर्ब, और जब मेन वर्ब बना दिया तो आपके पास हो गई एक क्लोज, एक क्लोज ये हो गई, इसको लिख देते हैं चलो क्लोज टू, और एक क्लोज आपके पास थी ये पहले से, इसको लिख देते हैं चलो क्लोज वन। अब जब दो क्लोज हो गई तो आपको दो क्लोज एक सेंटेंस में अगर लिखना है तो कंजंक्शन से जोड़ के लिखना पड़ेगा, तो कंजंक्शन यूज किया आपने वाइल। तो ये सब क्यों हो पाया और कैसे ये सेंटेंस मीनिंगफुल हो गया, ये हमने क्यों किया, सेंटेंस ऐसा करके मीनिंगफुल क्यों हो गया, और कैसे ये इसके एग्जैक्ट मीनिंग को कन्वे कर पा रहा है। मतलब ये जो सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, ये सेंटेंस इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है सेम मीनिंग रखते हुए। ये कैसे हो पाया, कैसे संभव हो पाया, इसको समझने के लिए ना वाइल कंजंक्शन के बारे में थोड़ा सा समझो। देखिए जो वाइल कंजंक्शन है, इसका मतलब होता है ड्यूरिंग द टाइम दैट। यह वाइल कंजंक्शन यूज किया जाता है किसी ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए। यहां पर लिख देता हूं, किसी ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम व्हेन कंजंक्शन का यूज करते हैं ना, व्हेन कंजंक्शन का यूज कब करते हैं, जब हम पास्ट के किसी पॉइंट को रिफर करना हो तो हम व्हेन कंजंक्शन के साथ या व्हेन क्लोज के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज कर लेते हैं पास्ट के किसी पॉइंट को रिफर करने के लिए। उसी प्रकार से किसी ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए हम वाइल कंजंक्शन का यूज कर सकते हैं, वाइल को यूज कर सकते हैं ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए। अब देखो
मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है ये कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करती है। जब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है तब भी ये कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करती है, जब ये मेन वर्ब होती है तो भी ये कंटिन्यूटी को ही एक्सप्रेस करती है। अब कंटिन्यूअस अगर आप कह रहे हैं या आप कह रहे हैं कि ये वर्ब कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस कर रही है तो इसका क्या मतलब है? देखिए, कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने का मतलब है कि किसी भी पॉइंट पर वो एक्टिविटी या वो एक्शन गोइंग ऑन है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है, जारी है। अब गोइंग ऑन है किसी पॉइंट पर, लेकिन स्टार्ट तो कहीं पहले हुआ होगा। मान लेते हैं यहाँ स्टार्ट हुआ होगा, यहाँ स्टार्ट हुआ, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, हमने उसको इस पॉइंट पर गोइंग ऑन दिखा दिया और यहाँ पर उसको खत्म थोड़ी ना होना है। अगर यहाँ पर खत्म हो जाता तो फिर तो वो कंप्लीट हो जाता। कंप्लीशन मतलब परफेक्ट स्टेट, मतलब एक्शन अभी और चलेगा, यानी कि यहाँ पर खत्म नहीं होगा। यहाँ पर तो हमने उसको गोइंग ऑन दिखा दिया, मतलब चलेगा चलेगा चलेगा। ये कहा जा सकता है कि जिस एक्शन को आप कंटिन्यूअस दिखा रहे हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो कहीं पहले स्टार्ट हुआ होगा और कहीं बाद तक वो चलेगा, यानी कि किसी एक ड्यूरेशन के लिए वो वैलिड रहेगा। वो उस एक्शन को यहाँ पर स्टार्ट होना था, उसको चलना था और यहाँ तक चलना था, हमने यहाँ ऑब्जर्व करके उसको यहाँ पर गोइंग ऑन दिखा दिया। यानी कि कंटिन्यूअस स्टेट से दिखाए जाने वाले एक्शन एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए वैलिड रहते हैं। उस ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए हम वाइल लगाते हैं और उस ड्यूरेशन को ही रिफर करने के लिए हम कंटिन्यूअस स्टेट का भी यूज करते हैं। या यूँ कहा जा सकता है कि कंटिन्यूअस स्टेट में जो एक्शन दिखाया जा रहा है वो एक ड्यूरेशन के लिए वैलिड होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिख दूं मैं आई एम टीचिंग, तो आई एम टीचिंग में क्या यूज कर रहा हूं मैं? आई एम टीचिंग में मैं यूज कर रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि प्रेजेंट के पॉइंट पर गोइंग ऑन है। लेकिन क्या मैंने प्रेजेंट के पॉइंट पर गोइंग ऑन जो सेंटेंस दिखाया है, या मैंने वर्ब की फॉर्म को प्रेजेंट के पॉइंट पर गोइंग ऑन दिखाया है, क्या प्रेजेंट के पॉइंट पर ही ये शुरू हुई होगी? नहीं, शुरू तो पहले हुई होगी। मान लेते हैं 5 बजे शुरू हुई, मैंने 5 बजे पढ़ाना शुरू किया, और क्या मैं यहाँ पर पढ़ाना बंद कर दूंगा? पढ़ाना अगर इस पॉइंट पर बंद कर देता तो फिर तो कंप्लीशन मतलब परफेक्ट स्टेट दिखाता, मतलब अभी और चलेगा। ये नहीं पता कितना चलेगा, हो सकता है 1 सेकंड चले, हो सकता है 2 सेकंड चले, लेकिन चलेगा इस पॉइंट तक। मान लिया कि इस पॉइंट तक चलेगा 5 से 6 बजे तक। कहीं 5:30 बजे मैंने इसको गोइंग ऑन दिखा दिया, या चलो टाइम को छोड़ो, मतलब ये एक ऐसा एक्शन था कि 5 से 6 बजे के बीच में गोइंग ऑन रहना था। अब 5 से 6 बजे के बीच में ही मैं इसको कंटिन्यूअस दिखा सकता हूं किसी भी पॉइंट पर। 5:15 बजे दिखा दूं, 5:30 बजे दिखा दूं, 5:45 बजे दिखा दूं, 5:58 पे दिखा दूं। तो ये कहा जा सकता है कि कंटिन्यूअस स्टेट वाले एक्शन केवल और केवल एक ड्यूरेशन के लिए ही वैलिड होते हैं। उस ड्यूरेशन में उन्हें कहीं भी गोइंग ऑन दिखाया जा सकता है, और उसी ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए वाइल कंजंक्शन आता है। इसलिए आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि वाइल कंजंक्शन के साथ हमेशा ही आपको कंटिन्यूअस स्टेट लिखी हुई मिलेगी। अब ये जो राइडिंग यहां पर लिखा हुआ था प्रेजेंट पार्टिसिपल बनकर हिम के लिए, ये भी क्या रिफर कर रहा था? ये भी रिफर कर रहा था कि हिम इस एक्टिविटी को कंटिन्यूअस में कर रहा है। और कब कर रहा है? जब मेन वर्ब वाली एक्टिविटी हुई है। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाली, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली जो वर्ब होती है वो वाली एक्टिविटी मेन वर्ब के साथ होने वाली एक्टिविटी है। और अगर आपने वाइल कंजंक्शन के साथ इस कंटिन्यूअस स्टेट को लगा दिया तो भी तो आप यही कह रहे हैं कि जब ये वाली एक्टिविटी हुई, जम्प्ड वाली जब एक्टिविटी हुई, तो ये वाली एक्टिविटी गोइंग ऑन चल रही थी, गोइंग ऑन थी बैकग्राउंड में। तो मीनिंग लगभग सेम ही रहता है। बस यहां पर ये जो राइडिंग था ये प्रेजेंट पार्टिसिपल था, जो कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, और अब आपने यहां पर इसको मेन वर्ब बना दिया, और चूंकि मेन वर्ब बना दिया तो ये एक क्लोज हो गई, और चूंकि ये क्लोज हो गई तो अब इसको जोड़ने के लिए आपको एक कंजंक्शन की जरूरत पड़ी। तो आपने कंजंक्शन भी वो वाला इस्तेमाल किया जो ड्यूरेशन को रिफर कर सकता है, और ड्यूरेशन को रिफर करती है आपकी कंटिन्यूअस स्टेट, तो इसलिए आपने उस कंटिन्यूअस स्टेट का इस्तेमाल किया। इस तरह से तीसरे सेंटेंस का हो गया सही ऑप्शन दूसरा। आई इन ब्लैक एंड व्हाइट मस्ट हैव योर टंग्स डाउन। देखिए, जो इन ब्लैक एंड व्हाइट लिखा हुआ है आपके सामने, आई इन ब्लैक एंड व्हाइट, ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, ये है, इसका मतलब है, इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब है इन रिटन फॉर्म।
या इन रिटर्न मैनर, कुछ भी समझ लो, इन रिटर्न मैनर, ठीक है। अब ये जो फ्रेज आपके सामने लिखी है प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये है एडवर्ब ऑफ मैनर, ये एडवर्ब मैनर लिखा हुआ है। अब ये जो एडवर्ब मैनर है ये लगाए जाते हैं मेन वर्ब के बाद। देखो जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि एडवर्ब मैनर सेंटेंस में किस तरह से काम करते हैं, तो मेरे दो सेंटेंस से समझना, दो सेंटेंस से आप ये पकड़ने की कोशिश करना। जैसे मैंने लिखा है यहां पर, सी वेलकम्स ऑल द गेस्ट, ऑल द गेस्ट। अब देखो हमारे पास एक एडवर्ब मैनर है हैप्पीली, तो हैप्पीली को आप कहां लगाना चाहोगे? देखो ये है हैप्पीली, एक क्या है, एडवर्ब मैनर है। इस एडवर्ब मैनर को इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर में फिट कर रहा है, और ये है हमारी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब, और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब के बाद आता है उसका ऑब्जेक्ट। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, गेस्ट नाउन, ये हो गया यहाँ पर आर्टिकल, और ये हो गया डिटर्मिनर। पूरी की पूरी नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट हो गई इस ट्रांजिटिव वर्ब का। तो अगर आपको एडवर्ब मैनर लगाना है तो आप कहां लगाओगे? यहां, यहां या यहां। तीन ही सिचुएशन तो है, तीन ही स्पॉट तो है जहां पर लगाया जा सकता है। तो तीनों में से कहां लगाना प्रीफर करोगे? देखो ट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसके सीधे बाद उसका ऑब्जेक्ट आ रहा है। अगर आपने बीच में एडवर्ब मैनर को लगा दिया, हैप्पीली को यहां लगा दिया, तो आपने ट्रांजिटिव वर्ब की ट्रांजिटिव फंक्शन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया, उसकी ट्रांजिटिविटी को रिस्क में डाल दिया। अब कहे कि ट्रांजिटिव हो गई वो जब उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं लिखोगे, एडवर्ब मैनर लिख दोगे। तो ट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव तो इसीलिए कंसीडर किया जा रहा है क्योंकि उसके सीधे बाद उसका ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो बीच में यहां पर कुछ लिखने की आवश्यकता है नहीं। अगर लिखने की कोशिश करोगे तो इसकी ट्रांजिटिविटी को खतरे में डाल दोगे। तो यहां पर तो हैप्पीली को लगाओगे नहीं, तो हैप्पीली को लगाया जाना चाहिए यहां पर। यानी कि एडवर्ब मैनर को ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद में लगाया जाता है। हां, अगर इंट्रांजिटिव वर्ब होती, she lives, she lives in her home, ठीक है। अब ये क्या है? ये तो इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट तो आना नहीं है, आनी है प्रीपोजिशन फ्रेज। अब प्रीपोजिशन फ्रेज को तो कहीं भी लिखा जा सकता है, प्रीपोजिशन को तो कहीं भी लगा के नाउन को जोड़ सकते हो। तो यहां पर हैप्पीली को लिखा जा सकता है वर्ब के सीधे बाद। लेकिन अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद हैप्पीली को, एडवर्ब मैनर को नहीं लगाया जा सकता, उसके बाद लिखा जाएगा उसका ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो ट्रांजिटिव वर्ब है। वो ट्रांजिटिव तो इसीलिए है क्योंकि सीधे उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा। तो हैप्पीली अगर एडवर्ब मैनर को लगाना है तो इस ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लगाओ। यहां अगर जगह ना मिल रही हो तो यहां भी लगाया जा सकता है, यहां भी लगाया जा सकता है, लेकिन प्रीफर हम यही करते हैं। लेकिन यहां पर भी ठीक है, वहां पर मैंने 2 बार सही किया, यहां पर 1 बार सही किया, ठीक है। यहां पर भी हैप्पीली को यहां भी लगाया जा सकता था, लेकिन यहां पर एडवर्ब मैनर को वर्ब के बाद में लिखा जाता है। एडवर्ब्स को लिखने का एक तरीका होता है, एक ढंग होता है उनको अरेंज करने का सेंटेंस पे। ये हो गई आपकी सीधी सीधी बात एडवर्ब मैनर को लेकर। सेंटेंस पर वापस आते हैं। देखिए आपके सामने ये इन ब्लैक एंड व्हाइट लिखा हुआ है, जिसे मैं कह रहा हूं एडवर्ब मैनर है। अब ये एडवर्ब मैनर को कहां लिखा जाना चाहिए? एडवर्ब मैनर को वर्ब के बाद में लिखा जाना चाहिए। अब आई हो गया सब्जेक्ट, मस्ट हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब यानी कि मोडाल, हैव हो गई यहां पर मेन वर्ब, और मेन वर्ब ट्रांजिटिव नेचर की है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, तो उसके बाद आ गया उसका ऑब्जेक्ट, और डाउन हो गया एक दूसरा एडवर्ब, एडवर्ब हो प्लेस। तो इन ब्लैक एंड व्हाइट को लिखा जाना चाहिए बाद में। आई मस्ट हैव योर टर्म्स डाउन इन ब्लैक एंड व्हाइट, ये वाला सही हो जाएगा। आई मस्ट हैव योर टर्म्स इन ब्लैक एंड व्हाइट डाउन। ये देखिए मैं आपको बता दूं, हैव योर टर्म्स डाउन, ये पूरी की पूरी एक फ्रेजल वर्ब हो रही है, हैव योर टर्म्स डाउन, ठीक है। तो इसके बाद में ही एडवर्ब मैनर को लिखा जाना चाहिए। यहां पर ये गलत हो गया, आई मस्ट हैव। अब देखो यहां पर मेन वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब के बाद आना चाहिए उसका ऑब्जेक्ट, वो आपने बाद में कर दिया।
इन ब्लैक एंड व्हाइट शुरू में लिख दिया, यानी कि एट वो मैनर को। अभी तो मैंने आपको समझाया कि एट वो मैनर को लिखा जाना चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद। यहां पर आपने ट्रांजिटिव वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट लिखा बाद में, और यहां पर बीच में एट वो मैनर, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। आई मस्ट हैव योर टर्म्स इन ब्लैक एंड व्हाइट डाउन, ये भी गलत हो गया क्योंकि आपने हैव योर टर्म्स को डाउन को स्प्लिट कर दिया, जबकि ये एक ही फ्रेजल वर्ब की तरह काम कर रही थी। तो ये हो गया आपका 4 का थर्ड ऑप्शन। नो इंप्रूवमेंट भी नहीं होना था इसका। 5वें पे काम करते हैं। देखिए आपके सामने लिखा हुआ व्हेन वी केम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट इट वाज 11:30। देखिए व्हेन वी केम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, व्हेन कंजंक्शन या व्हेन देखिए मैं आपको जो है व्हेन के बारे में बता देता हूं। व्हेन जो ये होता है ये एडवर्ब भी हो जाता है और ये कंजंक्शन भी हो जाता है, लेकिन व्हेन एडवर्ब हो या कंजंक्शन हो रिफर ये टाइम को ही करता है। तो यहां पर आप देख के बता सकते हैं कि एडवर्ब हो रहा है कंजंक्शन हो रहा है। ऑफ कोर्स यहां पर ये एडवर्ब तो है नहीं, कंजंक्शन ही है, क्योंकि किसी क्लोज को इंट्रोड्यूस कर रहा है, किसी क्लोज को जोड़ रहा है। तो आपको बता दूं कि व्हेन एडवर्ब हो या कंजंक्शन हो टाइम को ही रिफर करता है। तो व्हेन अगर यहां पर कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो व्हेन के द्वारा जो क्लोज ये लिखी गई है ये टाइम का रिफरेंस देने के लिए लिखी गई है, ठीक है। और अगर ये टाइम का रिफरेंस देने के लिए लिखी गई है तो टाइम क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि पास्ट के किसी पॉइंट को रिफर किया जा रहा है। अब अगर ये आपकी टाइम लाइन है और ये आपका वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर आपने रिपोर्ट किया, इस सेंटेंस को बोला, और रिपोर्ट टाइम को ही आप प्रेजेंट का टाइम कंसीडर करते हैं, प्रेजेंट का पॉइंट कंसीडर करते हैं। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, केम आउट, यहां पर भी होगी, यानी कि वो पॉइंट, देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट मतलब पास्ट में हुआ कोई एक्शन, तो वो एक्शन मान लेते हैं कि पास्ट में इस पॉइंट पर हुआ होगा, यानी कि ये वो पॉइंट है जहां पर ये कहा जा सकता है कि व्हेन वी केम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूं मैं स्पेलिंग एंड स्टंट, आप समझ जाए। व्हेन वी केम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट इट वाज 11:30। तो इसी पॉइंट पर क्या था, इट वाज 11:30, ठीक है। अब ये देखो ये कंसीडर किया जाता है या ये प्रीफर किया जाता है कि पास्ट के किसी पॉइंट को रिफर करने के लिए हम व्हेन क्लोज के साथ पास्ट इंडेफिनिट को प्रीफर करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं हमारे क्या है। यहां पर तो प्रेजेंट परफेक्ट बना रखा है, बिल्कुल ही गलत कर दिया। आफ्टर को लगाने की यहां पर जरूरत नहीं है, क्योंकि आफ्टर और बिफोर लगाया जाता है क्रोनोलॉजी को, सीक्वेंस को बताने के लिए। इस एक्शन के बाद ये वाला एक्शन हो गया, इसके बाद ये वाला हुआ, इससे पहले ये हुआ, उस क्रोनोलॉजी को, उस टाइम की सीक्वेंस को दिखाने के लिए आफ्टर या बिफोर को लगाया जाता है। इसलिए आफ्टर और बिफोर की तो जरूरत है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि हम क्रोनोलॉजी को या सीक्वेंस को नहीं दिखा रहे। क्रोनोलॉजी को या टाइम की सीक्वेंस को हम तब दिखाते जब हमारे पास दो रिलेटिव एक्शन होते। जब दो एक्शन होते तो हम कह सकते कि ये वाला एक्शन इसके बाद हुआ या ये वाला एक्शन इससे पहले हुआ, तब हमें बिफोर या आफ्टर की जरूरत पड़ती। यहां पर तो एक ही एक्शन है, ये जो दूसरा यहां पर लिखा हुआ है ये एक्शन थोड़ी ना है, ये तो खुद एक टाइम है, ये तो खुद एक स्टेटिव वर्ब लगी है, लिंकिंग वर्ब लगी है ना, कोई एक्टिविटी कोई एक्शन थोड़ी हो रहा है यहां पर। इट वाज 11:30, ये कोई एक्शन थोड़ी है, ये तो स्टेट बताई जा रही है टाइम की, है ना। और वर्ब भी देख लो यहां पर लिंकिंग वर्ब लगी है, जो कि खुद किसी एक्शन को किसी एक्टिविटी को रिफर नहीं करती, स्टेटिव वर्ब कही जाती है। तो यहां पर ये जो व्हेन वी केम आउट है इसके साथ इंडेफिनिट स्टेट लगाई जाए या परफेक्ट स्टेट। देखिए प्रेफरेंस तो हमारी यही होती है कि हम व्हेन कंजंक्शन के द्वारा या व्हेन क्लोज के द्वारा जब किसी टाइम को रिफर कर रहे हैं तो हम इंडेफिनिट स्टेट को प्रीफर करते हैं। परफेक्ट स्टेट में भी सेंटेंस को ले जाया जा सकता है, लेकिन यहां पर इस सिचुएशन में वो मीनिंगफुल नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा मीनिंगफुल, ये समझने के लिए जरा मेरा ये वाला एग्जाम्पल देखो। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, व्हेन शी हैड रीच्ड होम शी टुक रेस्ट। अब देखो मैंने एक टाइमलाइन यहां पर ये ड्रॉ की, ये आपका वो टाइम है जब आपने सेंटेंस को रिपोर्ट किया या बताया, इसी को मैं कहता हूं रिपोर्ट टाइम।
और ये वो टाइम है जिस टाइम पर आपने एक्चुअली में रिपोर्ट टाइम ही प्रेजेंट का टाइम हो जाता है। ठीक है, ये वो टाइम है जिस टाइम पर आपने रिपोर्ट किया और इस रिपोर्ट टाइम को आप प्रेजेंट का टाइम कह देते हैं। ये जो व्हेन के द्वारा जिस पॉइंट को रिफर किया जा रहा है उस पॉइंट पर कोई कंप्लीशन हुआ है। देखिए मैं क्यों लिख रहा हूं आपके सामने सेंटेंस, ये कहा जाता है, ये माना जाता है, ये प्रीफर किया जाता है कि व्हेन क्लोज के द्वारा जब हम किसी पास्ट के पॉइंट को रिफर करते हैं तो व्हेन क्लोज में पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हम व्हेन क्लोज में केवल पास्ट इंडेफिनिट क्लोज को ही लिखेंगे, हम व्हेन क्लोज में पास्ट परफेक्ट को भी यूज कर सकते हैं और वो भी एक टाइम को रिफर कर सकता है। देखिए कैसे, व्हेन क्लोज के द्वारा अगर हम या व्हेन क्लोज में या व्हेन कंजंक्शन के साथ जो क्लोज लिखी जा रही है उसमें अगर हम पास्ट परफेक्ट को यूज कर रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या है, पास्ट में किसी पॉइंट पर कोई कंप्लीशन। तो मान लेते हैं ये वो पॉइंट रहा होगा, ये वो पॉइंट है जहां पर इस काम का कंप्लीशन हुआ, हैड रीच्ड वाली एक्टिविटी का। व्हेन शी हैड रीच्ड होम, ठीक है, शुरू हुआ था कहीं से पहले से ये एक्शन, लेकिन इस पॉइंट पर कंप्लीट हुआ। तो जैसे ही इस पॉइंट पर ये रीच्ड होम वाला काम कंप्लीट हुआ, इसी पॉइंट पर उसने रेस्ट लिया, टुक रेस्ट। तो व्हेन क्लोज के द्वारा किसी पॉइंट को दिखाने के लिए परफेक्ट स्टेट को भी यूज किया जा सकता है। अब हम क्या कह रहे हैं कि जिस पॉइंट पर ये वाला काम कंप्लीट हुआ उस पॉइंट पर। लेकिन आप ये सोचिए कि आप परफेक्ट स्टेट का यूज तभी कर सकते हैं जब आपके पास कोई दूसरा एक्शन हो, क्योंकि परफेक्ट स्टेट एक्सप्रेस करती है रिलेटिव कंप्लीशन को। यहां पर आपके पास दो एक्शन थे तो आप उस रिलेटिव कंप्लीशन को एक्सप्रेस कर पाए कि ये वाला एक्शन इस पॉइंट पर कंप्लीट हो गया था इससे पहले। लेकिन आपका जो सेंटेंस है यहां पर तो कोई दूसरा एक्शन है ही नहीं, तो आप उस रिलेटिव कंप्लीशन को दिखाएंगे क्यों? अगर आपके पास कोई दूसरा एक्शन नहीं है तो आप क्या कहेंगे कि ये इससे पहले किससे पहले खत्म हो गया? तो यहां पर हम प्रीफर करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की स्टेट को, क्योंकि हमारे पास यहां पर कोई दूसरा एक्शन है ही नहीं जिसके द्वारा हम कोई रिलेट कर सके या बता सके कि ये एक्शन इससे पहले कुछ कंप्लीट हो गया होगा। तो यहां पर हम व्हेन क्लोज में इंडेफिनिट स्टेट को रिफर करेंगे पास्ट के एक पॉइंट को दिखाने के लिए, और उस पॉइंट पर टाइम था हमारा ये। पांचवे का हो जाएगा नो इंप्रूवमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गए आपके 5 सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आज थोड़े सेंटेंस टिपिकल थे या कॉम्प्लेक्स थे, इसलिए समझाने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन सभी वीडियोस हमारी इतनी टाइम टेकिंग या इतनी लंबी नहीं होंगी। मैं इनको मेन पॉइंट्स में या फिर मैं इनको आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, आपकी ज़रूरत के हिसाब से शॉर्टन करने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप इनको केवल 5 सेंटेंस इंप्रूवमेंट की तरह ना ले। 5 सेंटेंस इंप्रूवमेंट हमने डिस्कस जरूर किए हैं, लेकिन इनके माध्यम से जो हमारे 50 कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपका किसी भी सेंटेंस से लेकर कोई भी डाउट है तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। मैं मिलूंगा फिर आपसे अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।